डिस्क्लेमर। ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है, जिसे सिर्फ मनोरंजन के लिए एडिट और अनुवादित किया गया है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, स्थान और घटनाएं लेखक की कल्पना का हिस्सा है। किसी भी व्यक्ति, परंपरा या समुदाय को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है। और हाँ दोस्तों, अगर आप मिस्टिक स्टोरी हब पर नए हैं, तो दिल से लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और हर नई कहानी की अपडेट सबसे पहले पाएं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर ज्वाइन करें। आपका साथ ही हमारी ताकत है। धन्यवाद। अध्याय 351 शौर्यदेव का पुत्र। आर्या सिंह ने ध्यान से देखे जाने पर थोड़ी शर्मिंदगी महसूस की। अनायास ही रणवीर सिंघानिया के करीब आ गई और उन्होंने धीरे से 2 बार खांसा। शौर्य तब होश में आया, उसके चेहरे पर शर्मनाक भाव था। उसके बाद एक मुस्कान आई। कुमारी, प्रेत जादू संप्रदाय ने तुम पर नजर गड़ा दी है, जिसका मतलब है कि तुम में कुछ खास है। क्या तुम दिव्य संकल्प में शामिल होना चाहोगी? मैं अपने पिता से तुम्हें अपना शिष्य बनाने और साधना के पथ पर अग्रसर करने के लिए कह सकता हूँ। इसके अलावा एक बार जब तुम दिव्य संकल्प में शामिल हो जाओगी, तो तुम्हें प्रेत जादू संप्रदाय के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, मेरे पिता इंद्रप्रस्थ में दिव्य संकल्प की शाखा के प्रमुख शौर्यदेव हैं। उनके बारे में आम लोगों के बीच कई किंवदंतियां हैं और मेरा मानना है कि यहाँ मौजूद लोगों ने उनकी 1 या 2 कहानियां जरूर सुनी होंगी। शौर्यदेव का नाम सुनकर सभी मौजूद लोग चौंक गए। नहीं, शौर्यदेव युद्ध कला संघ में एक किंवदंती हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि यह लड़का वास्तव में उस व्यक्ति का पुत्र है। उसकी पृष्ठभूमि वाकई कुछ खास है। मैंने हमेशा शौर्यदेव के बारे में अफवाहें सुनी हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि आज उनके बेटे से मिलूंगा। इससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक बात यह है कि शौर्यदेव वास्तव में इंद्रप्रस्थ में इस तथाकथित दिव्य संकल्प की शाखा के प्रमुख हैं। क्या इसका मतलब है कि शौर्यदेव इंद्रप्रस्थ में हैं? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस लड़के को आर्या सिंह पसंद आ गई है? जब वह भी हमें देख रहा था तो वह हमेशा अपने आप को श्रेष्ठता से प्रस्तुत कर रहा था, लेकिन जब उसने आर्या सिंह को देखा तो वह मुस्कुराया। उसने तो आर्या सिंह, एक कोमल लड़की को भी अपना समर्थन दिया। यहाँ तक कि आचार्य ताई भी आश्चर्य से भरे थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह शौर्यदेव का पुत्र होगा। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना युवा है फिर भी दिव्य लोक तक पहुंच चुका है। ये सब के बाद इतना अजीब नहीं है। आर्या सिंह शौर्य के अचानक उत्साह से थोड़ी अभिभूत हो गई और उन्होंने जल्दी से कहा, मुझे माफ करना, लेकिन मैं अपने वर्तमान जीवन को बदलना नहीं चाहती। शौर्य मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं, तुम मुझे एक संपर्क विधि दे सकती हो। अगर तुम्हें कभी कोई खतरा महसूस होता है तो तुम मुझसे कभी भी संपर्क कर सकती हो और मैं तुरंत तुम्हारी मदद के लिए आऊंगा। आर्या सिंह ने कहा, ठीक है, तो ठीक है। फिर उन्होंने शौर्य के साथ संपर्क जानकारी का आदान प्रदान किया। शौर्य संतुष्ट होकर अपना फोन रख दिया और फिर रणवीर सिंघानिया की ओर देखा, जो उसके बगल में खड़ा था। आर्या सिंह और इस लड़के के बीच कुछ नजदीकी देखकर उसने पूछा, और यह कौन हो सकते हैं? बिना किसी झिझक के आर्या सिंह ने कहा, यह मेरा प्रेमी है। शौर्य ने रणवीर सिंघानिया को गौर से देखा और उदासीनता से कहा, अगर मैं इतना साहसी हो सकता हूं तो ये तुम्हारे लायक नहीं है। ये कहकर वह मुड़ा और चौहान राजवंश हवेली से चला गया। ज्यादा दूर नहीं, शौर्य के चेहरे पर एक उत्साहित मुस्कान फैल गई और उसने अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। पिताजी, क्या आप हमेशा मुझसे एक प्रेमिका ढूंढने के लिए नहीं कहते रहे हैं? पहले मुझे कभी सही लड़की नहीं मिली, लेकिन आज मैं एक ऐसी लड़की से मिला जिसने मेरे दिल की धड़कनें तेज कर दी। अब मुझे पहली नजर के प्यार पर विश्वास है। मुझे उसे जीतना ही होगा। आंगन में आर्या सिंह ने रणवीर सिंघानिया की ओर कुछ अजीबोगरीब ढंग से देखा और सावधानी से कहा, तुम्हें उस लड़के की बातों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। उसे अंदाजा भी नहीं है कि तुम कितने शक्तिशाली हो। रणवीर सिंघानिया ने सीधे आर्या सिंह की आंखों में देखा, जैसे उनकी आत्मा को भेदने की कोशिश कर रहा हो। क्या तुम्हें अपराधबोध महसूस हो रहा है? आर्या सिंह चौंक गई, फिर हड़बड़ी में बोली, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मुझे अपराधबोध क्यों महसूस होगा? रणवीर सिंघानिया ने व्यंग्यात्मक ढंग से कहा, वह आदमी प्रसिद्ध शौर्यदेव का पुत्र है और उसे तुम में स्पष्ट रूप से रुचि है। क्या तुम्हारे मन में इसके बारे में कोई विचार नहीं है? आर्या सिंह तुरंत समझाने वाली थी, लेकिन जल्दी ही उन्हें एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। फिर उन्होंने रणवीर सिंघानिया को घूरकर कहा, मुझे लगता है कि तुम बस ईर्ष्या कर रहे हो। हम रणवीर सिंघानिया हंसे और बोले, मैं बस मजाक कर रहा हूँ, नाराज मत हो। स्वाभाविक रूप से वह समझ गए थे कि शौर्य को आर्या सिंह में रुचि थी, लेकिन उन्हें इसकी परवाह नहीं थी। आखिर आर्या सिंह एक ऐसी सुंदरी थी जो साम्राज्यों को गिरा सकती थी, और उनका पुरुष होने का मतलब था कि उन्हें प्रतिद्वंद्वियों के एक समूह का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। इसके अलावा एक महिला को पूरे दिल से खुद को समर्पित करने के लिए किसी की अपनी ताकत सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने शौर्य को बिल्कुल भी खतरा नहीं माना। हालांकि ये शौर्यदेव ही थे जिन्होंने रणवीर सिंघानिया का ध्यान आकर्षित किया था। उन्होंने आचार्य ताई की ओर मुड़कर पूछा, क्या आप जानते हैं कि शौर्यदेव इन दिनों किस दिव्य लोक तक पहुंच गए हैं? आचार्य ताई ने अपना सिर हिलाया। शौर्यदेव मेरे लिए भी एक किंवदंती के समान हैं। वह वास्तव में कितने शक्तिशाली हैं ये बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन इंद्रप्रस्थ में विभाग प्रमुख होने के नाते उनकी शक्ति कम से कम दिव्य लोक के 5वें स्तर से ऊपर होनी चाहिए। रणवीर सिंघानिया की भौहें चढ़ गईं। दिव्य लोक का 5वां स्तर वास्तव में उनके लिए एक महत्वपूर्ण खतरा था। आचार्य ताई ने आगे कहा, गुरुदेव, आपको शायद पता न हो, लेकिन दिव्य लोक के बाद प्रत्येक स्तर की वृद्धि शक्ति में धरती को हिला देने वाला परिवर्तन लाती है। तो प्रेत जादू संप्रदाय में अकेले जाने की आपकी योजना के संबंध में मैं सुझाव देता हूं कि आप पुनर्विचार करें। संप्रदाय प्रमुख, जो दिव्य लोक के 3वें स्तर पर हैं, के अलावा दिव्य लोक में कई अन्य विशेषज्ञ भी होंगे। आपके लिए अकेले जाना बहुत खतरनाक है। रणवीर सिंघानिया ने सिर हिलाया, मैं समझ गया। उस समय वह वास्तव में जोखिम लेना चाहते थे और प्रेत जादू संप्रदाय को नष्ट करना चाहते थे, लेकिन शौर्य की उपस्थिति ने उनका मन बदल दिया। पिछले 1 साल से वह बिना किसी बाधा के अकेले साधना कर रहे थे, इसलिए वह जोखिम उठा सकते थे, लेकिन अब चीजें अलग थीं। वह आर्या सिंह के साथ फिर से मिल गए थे और उन्हें अपने निर्णयों में उनका ध्यान रखना था। वह वास्तव में प्रेत जादू संप्रदाय में उद्यम कर सकते थे, लेकिन अगर वह सफल हो जाते तो क्या आर्या सिंह शौर्य की योजनाओं के प्रति संवेदनशील नहीं रह जाती? यह एक ऐसा परिदृश्य था जिसे रणवीर सिंघानिया होने नहीं दे सकते थे। इसके अलावा उन्हें दिव्यलोक से साधकों की शक्ति को स्वीकार करना पड़ा। आचार्य ताई दिव्यलोक में केवल पहले स्तर पर थे और साधकों की भयानक शक्ति पर भरोसा करके रणवीर सिंघानिया जीत सकते थे, लेकिन 30वें स्तर के दिव्यलोक साधक के खिलाफ बड़ी जीत निश्चित नहीं थी, क्योंकि स्तरों के बीच का अंतर बहुत बड़ा था।
अहंकार अक्सर किसी के पतन की शुरुआत का प्रतीक होता है। इसलिए सुरक्षित रहने के लिए रणवीर सिंघानिया ने प्रेत जादू संप्रदाय को नष्ट करने का प्रयास करने से पहले स्वर्ण केंद्र स्तर में प्रवेश करने तक इंतजार करने की योजना बनाई। इस दौरान वह आर्या सिंह के करीब भी रह सकते थे ताकि शौर्य को उनके रिश्ते को कमजोर करने से रोका जा सके। उन्हें एक पूर्वाभास था कि शौर्य एक आसान प्रतिद्वंद्वी नहीं था, और भले ही आर्या सिंह ने खुद को उनकी प्रेमिका घोषित कर दिया था, शौर्य निश्चित रूप से हार नहीं मानेगा। इसके अलावा अगर शौर्य ने आर्या सिंह के ऊपर उनके खिलाफ द्वेष रखा तो रणवीर सिंघानिया को शौर्यदेव पर भी विचार करना होगा। वर्तमान रणवीर सिंघानिया के लिए 5वें स्तर का दिव्यलोक साधक एक दुर्गम प्रतिद्वंद्वी था, और तो और आचार्य ताई का शौर्यदेव की शक्ति के 5वें स्तर का अनुमान रूढ़िवादी हो सकता है, उनकी वास्तविक शक्ति इससे भी अधिक हो सकती है। इसलिए अपनी खुद की ताकत में सुधार करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता बनी रही। उन्होंने आचार्य ताई की ओर देखा और कहा, यहाँ के मामले समाप्त हो गए हैं, वर्मा परिवार को लौटने दो। तुरंत आचार्य ताई ने आदेश जारी किया और महावीर वर्मा अपने दल के साथ बलराज वर्मा का शव लेकर चौहान राजवंश हवेली से निकल गए। आचार्य ताई ने रणवीर सिंघानिया को प्रणाम किया, अगर और कुछ नहीं है तो मैं भी विदा लूंगा। हालांकि वह ये पूछने के लिए उत्सुक थे कि क्या वह इंद्रप्रस्थ लौटकर पंचतत्व ऊर्जा साधना की रखवाली जारी रख सकते हैं। चूंकि रणवीर सिंघानिया ने इसका उल्लेख नहीं किया, उनके पास रुकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। रणवीर सिंघानिया ने उन्हें रोका, एक पल रुको। आचार्य ताई भ्रमित होकर बोले, क्या मेरे स्वामी का कोई और आदेश है? अपनी उंगली के एक झटके से रणवीर सिंघानिया ने आचार्य ताई के माथे में प्रकाश की एक किरण भेजी। शुरुआत में भ्रमित आचार्य ताई की आंखें तब आश्चर्य से फैल गईं, क्योंकि उनके मन में अचानक कई यादें उभरी जो एक अमृतत्व की साधना विधि की लग रही थी। ये रणवीर सिंघानिया ने शांत भाव से कहा, ये ब्रह्मांड रचना कला अमृतत्व की साधना के लिए एक मानक साधना विधि है। अब आपके लिए इस विधि में स्विच करना ज्यादा देर नहीं है। यदि वर्मा परिवार के साथ कोई समस्या नहीं है तो आप इंद्रप्रस्थ लौटकर पंचतत्व ऊर्जा साधना का उपयोग करके साधना कर सकते हैं। इस तरह आत्मिक औषधियों या दिव्य भूमंडलीय रत्नों के बिना भी आपकी प्रगति धीमी नहीं होगी। आचार्य ताई लगभग आंसुओं से भरे हुए अचानक घुटने टेक दिए और रणवीर सिंघानिया को कई बार दंडवत प्रणाम किया। धन्यवाद गुरुदेव, मैं बिना किसी शिकायत के आपकी मृत्यु तक सेवा करने की शपथ लेता हूँ। रणवीर सिंघानिया ने अपना हाथ हिलाया, ठीक है, तुम जा सकते हो। कृतज्ञता से अभिभूत आचार्य ताई खड़े हुए और अत्यधिक उत्साहित हृदय के साथ चौहान राजवंश हवेली से निकल गए। चौहान राजवंश के लोग हक्का बक्का रह गए, ये समझने में असमर्थ थे कि रणवीर सिंघानिया ने वर्मा परिवार के पूर्वज को स्वेच्छा से घुटने टेकने और दंडवत प्रणाम करने के लिए कैसे मजबूर कर दिया था। रणवीर सिंघानिया ने आचार्य ताई को साधना विधि इसलिए दी क्योंकि उन्होंने उनके साथ एक आत्मिक आत्मा अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे, इसलिए उन्हें किसी भी विश्वासघात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। दूसरी ओर इंद्रप्रस्थ की उनकी हाल की यात्रा ने रणवीर सिंघानिया को यह एहसास कराया कि दुनिया में अभी भी कई खतरे हैं। चाहे वह अकेले कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, ऐसी स्थितियां अनिवार्य रूप से होंगी जिन्हें वह संभाल नहीं सकते थे। इसलिए उन्हें अपनी खुद की शक्तियों को विकसित करने की आवश्यकता थी। आचार्य ताई के जाने के बाद रणवीर सिंघानिया ने एक लंबी सांस ली और आर्या सिंह की ओर देखा। अब जबकि सब कुछ व्यवस्थित हो गया था, उन्हें आखिरकार उस महिला से मिलने का अवसर मिला जिसके लिए वह लंबे समय से तरस रहे थे। मुखिया वीरभद्र चौहान ने स्थिति का अवलोकन करते हुए बहुत सोच समझकर चौहान राजवंश के सदस्यों को तितर बितर कर दिया, जिससे रणवीर सिंघानिया और आर्या सिंह को कुछ निजी स्थान मिल गया। आर्या सिंह ये देखकर कि आंगन में केवल वह और रणवीर सिंघानिया ही बचे थे, शर्म से लाल हो गई। उनकी आंखें वसंत से भरी शर्म से भरी थीं, जिससे एक प्रतिरुद्ध रूप से आकर्षक संकोच पैदा हुआ। उन्हें इस तरह देखकर रणवीर सिंघानिया को अपने हार्मोन में उछाल महसूस हुआ और उनकी सांसें ध्यान देने योग्य रूप से भारी हो गईं। आर्या सिंह ने रणवीर सिंघानिया को स्थिर खड़े देखा और हल्के उलाहने के साथ कहा, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? ये सुनकर रणवीर सिंघानिया तुरंत आर्या सिंह की ओर बढ़े, उन्हें अपनी बाहों में भर लिया, अपना सिर झुकाया और उनके मुलायम होठों को जोरदार तरीके से चूमा। आर्या सिंह ने बेताबी से जवाब दिया। वे दोनों सूखे खेत की तरह थे जो बारिश का स्वागत कर रहे थे, नम और एक दूसरे में उलझे हुए उस पल में खो गए। कुछ देर बाद आर्या सिंह ने रणवीर सिंघानिया को धक्का दिया और उनसे अलग हो गई, उन्हें उलाहने भरी नजर से देखा और अपना मुंह पोंछते हुए कहा, ओह, तुम्हारी लार हर जगह है। रणवीर सिंघानिया अजीब तरह से मुस्कुराए और बोले, खैर, मुझे आखिरी बार चूमे हुए 1 साल हो गया है, तो मैं थोड़ा जंग खा गया हूँ। आर्या सिंह ने हंसते हुए कहा, लेकिन अंदर ही अंदर वह खुश थी, क्योंकि कम से कम इससे ये साबित हो गया कि रणवीर सिंघानिया ने पूरे साल उनके पीठ पीछे कोई धोखा नहीं किया था। उसी पल रणवीर सिंघानिया ने आर्या सिंह का हाथ पकड़ा और बोले, आर्या सिंह, हम। आर्या सिंह ने पूछा, हम क्या? रणवीर सिंघानिया झुक गए और उनके कान में कुछ फुसफुसाए। आर्या सिंह के गाल तुरंत लाल हो गए और उन्होंने रणवीर सिंघानिया की छाती पर 2 बार मुक्का मारा। अरे, ये दिन का समय है, ऐसी चीज करना बहुत शर्मनाक होगा। रणवीर सिंघानिया ने एक पल के लिए सोचा और बोले, सही है, चलो इसके बारे में भूल जाते हैं और आज रात तक इंतजार करते हैं। आर्या सिंह के चेहरे पर तुरंत निराशा छा गई। उनकी अभिव्यक्ति देखकर रणवीर सिंघानिया मुस्कुराए और बोले, आर्या सिंह, चूंकि हमारे पास दिन के दौरान करने के लिए और कुछ नहीं है, तो मैं तुम्हें साधना कैसे करनी है ये क्यों न सिखाऊं। इस तरह अगर तुम्हें कभी कोई खतरा महसूस होता है तो तुम्हारे पास खुद को बचाने की शक्ति होगी। इस पर आर्या सिंह के विचार स्पष्ट रूप से कहीं और थे। वह अपनी पहले की विनम्रता का दिखावा करने पर गुपचुप तरीके से पछता रही थी, खुद को दोषी ठहरा रही थी और रणवीर सिंघानिया को मूर्ख होने के लिए कोस रही थी कि वह समझ नहीं पाए। फिर उन्होंने कुछ हद तक लापरवाही से जवाब दिया, ठीक है। रणवीर सिंघानिया ने कहा, तो चलो तुम्हारे कमरे में चलते हैं और मैं तुम्हें साधना की विधि सिखाऊंगा। वे दोनों आर्या सिंह के निजी कक्ष में चले गए। रणवीर सिंघानिया ने दिव्य रत्न हृदय सूत्र, जो उन्होंने पहले मेधावी को सिखाया था, आर्या सिंह को दिया। रणवीर सिंघानिया की शिक्षाएं प्राप्त करने के बाद आर्या सिंह पूरी तरह से चौंक गईं और बड़बड़ाया, अमृतत्व की साधना? क्या इस दुनिया में अमर वास्तव में मौजूद हैं? रणवीर सिंघानिया ने सिर हिलाया, तुम्हें इसे रहस्य रखना होगा, किसी को मत बताना। अगर किसी को पता चलता है कि तुम्हारे पास अमृतत्व की असली विधि है तो तुम्हारे रास्ते में बड़ी विपत्तियां आएंगी। आर्या सिंह ने गंभीरता से सिर हिलाया। रणवीर सिंघानिया ने कहा, अच्छा, अगला मैं तुम्हें व्यक्तिगत रूप से दिव्य रत्न हृदय सूत्र की साधना कैसे करनी है इसका मार्गदर्शन करूंगा। ये कहकर वह उठ गए, खिड़की की ओर चले और पर्दे खींच दिए। आर्या सिंह भ्रमित लग रही थी, खुद से सोच रही थी कि अगर वह सिर्फ उन्हें सिखाने जा रहे थे तो पर्दे क्यों खींचे। फिर भी उन्होंने मान लिया कि रणवीर सिंघानिया ने ऐसा दूसरों को उनकी साधना अभ्यास का पता चलने से रोकने के लिए किया था, इसलिए उन्होंने इस पर और कोई विचार नहीं किया। रणवीर सिंघानिया वापस आए और गंभीरता से कहा, अपने कपड़े उतारो और बिस्तर पर बैठो। आर्या सिंह की आंखें चौड़ी हो गईं, क्या
क्या हमें ऐसे ही साधना करनी होगी? रणवीर सिंघानिया ने ईमानदारी से सिर हिलाया और तथ्य के रूप में कहा, हाँ, क्या तुमने टीवी पर नहीं देखा है, युद्ध कला का अभ्यास करने वालों को अपने कपड़े हटाने की जरूरत होती है, क्योंकि प्रशिक्षण की प्रक्रिया गर्मी छोड़ती है, कपड़े पहनना परेशानी भरा होगा। एक पल के लिए रणवीर सिंघानिया ने आर्या सिंह को ऐसे बहाने से मूर्ख बनाने में खुद को काफी बेशर्म महसूस किया, लेकिन अंदर दबी हुई 1 साल की ललक को निकालने के लिए वह अब इतनी परवाह नहीं कर सकते थे। आर्या सिंह रणवीर सिंघानिया के चेहरे पर ईमानदार भाव देखकर मान लिया कि वह मजाक नहीं कर रहे थे और अनिच्छा से सहमत हो गईं। खैर, ठीक है। फिर उन्होंने कपड़े उतारने शुरू कर दिए और गाल लाल होने पर बिस्तर पर चढ़ गईं। रणवीर सिंघानिया ने अपना गला साफ किया और गंभीरता से आर्या सिंह को साधना में मार्गदर्शन करना शुरू किया। हालांकि उनकी साधना ज्यादा देर तक नहीं चली इससे पहले कि वे उलझने लगे। लड़ाई भयंकर थी और आर्या सिंह लगभग आंसुओं में डूब गई थीं। तुम कमीने, झूठे, मैं अब तुम पर कभी विश्वास नहीं करूंगी। रणवीर सिंघानिया मुस्कुराए, माफ करना, तुम बस बहुत मोहक हो और मैं खुद को रोक नहीं पाया। आर्या सिंह को एक गुप्त रोमांच महसूस हुआ, ये लड़का उतना मूर्ख नहीं है जितना मैंने सोचा था। इतने लंबे समय तक अलग रहने से उनका पुनर्मिलन और भी तीव्र हो गया, उनकी झड़पें अंधेरा होने तक चलती रहीं। रात 10 बजे आर्या सिंह रणवीर सिंघानिया की बाहों में दुबक कर बैठी थीं और बदले की भावना से बोली, तुम कमीने। रणवीर सिंघानिया ने हल्के से खांसा और बोले, ये वास्तव में साधना का एक रूप है। आर्या सिंह ने आंखें घुमाईं, क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं भोली और गलेबल हूँ? रणवीर सिंघानिया ने कहा, अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो तुम अपनी वर्तमान शक्ति महसूस कर सकती हो। आर्या सिंह का चेहरा संदेह से भरा था, लेकिन तब उन्होंने अपने स्वयं के स्तर को महसूस किया और उनकी आंखें चौड़ी हो गई जब उन्होंने कहा, मैं प्राण साधना के तीसरे स्तर पर हूँ। रणवीर सिंघानिया मुस्कुराए, क्योंकि यह उनकी उम्मीदों के भीतर था। वह नव सूर्य दिव्य काया थे, जबकि आर्या सिंह रहस्यमयी चंद्रिका पवित्र काया थी। जब वे दोनों विलीन हुए तो उनकी दोनों शक्तियां सुधर गईं, जो विशेष काया होने का लाभ था। इसके अलावा आर्या सिंह की रहस्यमयी चंद्रिका पवित्र काया की एक अनूठी विशेषता थी, वह बिना किसी बाधा का सामना किए साधना कर सकती थी। कोई कह सकता है कि वह एक प्राकृतिक साधिका थी और जब तक उनके पास पर्याप्त आत्मिक ऊर्जा थी जिसे अवशोषित किया जा सके, वह जल्द या बाद में अपने समय की दुर्लभ महाशक्तिशाली में से एक बन जाएंगी। न केवल आर्या सिंह प्राण साधना के तीसरे स्तर पर पहुंच गई थी, बल्कि रणवीर सिंघानिया की अपनी शक्ति भी सुधर गई थी। ऐसा लग रहा था कि जल्द ही वह स्वर्ण केंद्र स्तर में प्रवेश करने का प्रयास कर पाएंगे। ये सिर्फ अफसोस की बात है कि साधना की इस विधि का अक्सर उपयोग नहीं किया जा सकता है, अन्यथा ये जीवन ऊर्जा के असंतुलन का कारण बन सकता है, जो जानलेवा हो सकता है। रणवीर सिंघानिया ने आह भरकर कहा। आर्या सिंह ने भौहें चढ़ाईं और बोली, क्या इसका मतलब यह नहीं है कि हमें दोबारा ऐसा कुछ करने से पहले बहुत लंबा इंतजार करना होगा? रणवीर सिंघानिया मुस्कुराए और बोले, मेरा मतलब यह नहीं है। मेरा मतलब यह है कि साधना के लिए इस विधि का उपयोग अक्सर नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर यह सिर्फ अपनी खुशी के लिए ऐसा कुछ करना है तो कोई प्रतिबंध नहीं है। हम इसे जितनी बार चाहें उतनी बार कर सकते हैं। जैसे ही उन्होंने ये कहा, वह अचानक रुक गए, फिर आर्या सिंह की ओर देखा और पूछा, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम? आर्या सिंह का चेहरा शर्म से लाल हो गया और फिर उन्होंने हिम्मत जुटाकर कहा, कोई अजीब विचार मत लाओ, मैं बस जिज्ञासावश पूछ रही थी। रणवीर सिंघानिया के मुंह के कोने हल्के से ऊपर मुड़े और फिर उन्होंने आर्या सिंह को अपने नीचे दबा दिया। वसंत की एक रात 1000 सोने के टुकड़ों के बराबर होती है, चलो इसे बर्बाद न करें। आर्या सिंह का चेहरा घबराहट से भर गया। तुम। रणवीर सिंघानिया ने उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया और उन्हें चूमने के लिए झुक गए। अगली सुबह रणवीर सिंघानिया जल्दी उठ गए और सीधे आर्या सिंह के कमरे में नाश्ता ले आए। जब आर्या सिंह नाश्ता कर रही थी, रणवीर सिंघानिया ने अपनी अगली योजनाओं के बारे में सोचा। सबसे जरूरी मामला, जाहिर है, स्वर्ण केंद्र स्तर में प्रवेश करने का तरीका ढूंढना था। हालांकि यह ऐसी बात नहीं थी जिसमें वह जल्दबाजी कर सकते थे। सबसे पहले उन्हें अपने वर्तमान स्तर को स्थिर करना था और दूसरा, उन्हें प्रवेश के लिए उपयुक्त आत्मिक औषधि या दिव्य भूमंडलीय रत्न तैयार करने थे। केवल आचार्य ताई के जुड़वां कमलों के बीजों पर निर्भर रहना स्पष्ट रूप से पर्याप्त नहीं था। इसके बाद उन्हें आर्या सिंह को उनकी साधना में मदद करने की जरूरत थी, साथ ही उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी थी। हालांकि प्रेत जादू संप्रदाय इंद्रप्रस्थ आने की हिम्मत नहीं करता था, हमेशा अपवाद हो सकते थे। अगर प्रेत जादू संप्रदाय के लोग अचानक अपना दिमाग खो बैठते और आर्या सिंह को पकड़ने का प्रयास करते तो ये बेहद खतरनाक होता और रणवीर सिंघानिया को तैयार रहना था। इसलिए रणवीर सिंघानिया ने आर्या सिंह के लिए कुछ जादुई वस्तुएं या ताबीज बनाने की योजना बनाई जो उनकी जान बचा सके, क्योंकि प्राण साधना स्तर से पवित्र हृदय कमल प्रेत जादू संप्रदाय के विशेषज्ञ के हमले को रोकने के लिए निश्चित रूप से पर्याप्त नहीं होगा। उसी समय रणवीर सिंघानिया ने चौहान राजवंश हवेली के भीतर एक पंचतत्व ऊर्जा साधना बनाने की योजना बनाई ताकि आर्या सिंह को तेजी से साधना करने में मदद मिल सके। चाहे वह जादुई वस्तुएं बनाना हो या साधना बनाना हो, दोनों के लिए असाधारण रूप से उच्च गुणवत्ता वाले सामग्रियों की आवश्यकता थी। रणवीर सिंघानिया के पास ज्यादा उच्च गुणवत्ता वाले सामग्रियां नहीं थी, इसलिए अभी के लिए उनका काम सामग्री ढूंढना था। उन्होंने आर्या सिंह की ओर देखा, जो बिस्तर पर लेटी नाश्ता कर रही थी, और पूछा, मैं आज इंद्रप्रस्थ में पुरातन मार्ग पर घूमने की योजना बना रहा हूँ, क्या तुम साथ आना चाहोगी? आर्या सिंह की आंखें इंडिग्नेंटली जल रही थीं। मैं अभी बिस्तर से भी नहीं निकल सकती, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ आ सकती हूँ? कमीने, रणवीर सिंघानिया अजीब तरह से मुस्कुराए और बोले, ठीक है, लेकिन मैं इंद्रप्रस्थ से परिचित नहीं हूँ, इसलिए तुम्हें मुझे पहले ये बताना चाहिए कि पुरातन मार्ग कहाँ है। आर्या सिंह ने रणवीर सिंघानिया को घूर कर कहा, तुम चंद्रिका चौहान को ढूंढो और उसे तुम्हें वहां ले जाने दो। रणवीर सिंघानिया ने सिर हिलाया, खड़े हुए और बोले, तो मैं चलता हूँ। तुम अच्छे से आराम करो और जब मैं वापस आऊंगा तो हम जारी रख सकते हैं। आर्या सिंह चिल्लाई, दफा हो जाओ। रणवीर सिंघानिया मुस्कुराए और आर्या सिंह के कमरे से निकल गए। उन्होंने चंद्रिका चौहान को ढूंढा और अपना उद्देश्य समझाया। चंद्रिका चौहान ने पूछा, मेरी चचेरी बहन कहाँ है? रणवीर सिंघानिया ने 2 बार खांसा और बोले, वह थोड़ी अस्वस्थ है और उसे घर पर आराम करने की जरूरत है। चंद्रिका चौहान मुस्कुराई, मैं शर्त लगाती हूँ कि तुमने उसे पिछली रात थका दिया। रणवीर सिंघानिया का चेहरा लाल हो गया, ये सोचते हुए कि एक लड़की के लिए इस तरह बात करना उचित नहीं है। क्या तुम्हें पता है कि पुरातन मार्ग कहाँ है या नहीं? अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं किसी और से पूछूंगा। चंद्रिका चौहान हंसी और बोली, ठीक है, मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगी, ठीक है। वे दोनों चौहान राजवंश हवेली से एक साथ निकल पड़े, पुरातन मार्ग की ओर। इंद्रप्रस्थ में पुरातन मार्ग रणवीर सिंघानिया द्वारा देखे गए किसी भी अन्य पुरातन मार्ग से कहीं ज्यादा समृद्ध था और अच्छे सामानों की संख्या आश्चर्यजनक थी। दुर्भाग्य से रणवीर सिंघानिया को उन सामानों की कोई जरूरत नहीं थी।
रणवीर सिंघानिया ने थोड़ी निराशा महसूस की। लगता है आज मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है। चंद्रिका चौहान ने अपनी बड़ी आंखें झपकाईं, ऊपर और बिना किसी उत्साह के चारों ओर देख रही थीं। तभी जैसे उन्होंने कुछ देखा हो, उन्होंने तेजी से रणवीर सिंघानिया की बांह पकड़ ली, उन्हें घुमाया और बड़बड़ाया, मुझे मत देखो, मुझे मत देखो। हालांकि उनका बड़बड़ाना काम नहीं आया। जल्द ही उनके पीछे से एक उपहास भरी आवाज सुनाई दी, ओह चंद्रिका चौहान, मुझे यह मत बताना कि यह गंवार तुम्हारा नया प्रेमी है। मेरा मतलब है, हमने एक शर्त लगाई थी, लेकिन तुम्हें बस किसी भी निर्माण श्रमिक को गिनने के लिए पकड़ने की जरूरत नहीं थी। क्या ऐसा था? चंद्रिका चौहान ने अपने दांत पीसे और खुद से सोचा, तुम्हारी लुभावनी आंखें इतनी तेज कैसे हैं? तुम मुझे इतनी दूर से देख सकती हो? उसने गहरी सांस ली, एक नकली मुस्कान निचोड़कर निकाली और पीछे मुड़कर देखा। मैं सोच रही थी कि चारों ओर एक मोहक हवा क्यों है, पता चला ये दीक्षा है। रणवीर सिंघानिया ने भी ऐसा ही किया और मुड़े तो उन्हें अपने पीछे एक खूबसूरत महिला दिखाई दी। उसने एक सेक्सी, शरीर से चिपकी हुई पीठ खुली पोशाक पहन रखी थी। उसके बाल एक सुंदर गुंथावट में ऊपर बंधे हुए थे। उसकी आकृति मोहक थी और उसका चेहरा आकर्षक था। महिला के बगल में एक लंबा आदमी खड़ा था जिसने चश्मा पहन रखा था, जो काफी विद्वान भी लग रहा था। उसने समझाया, तुमने गलत समझा है, मैं चंद्रिका चौहान का प्रेमी नहीं हूँ। महिला एक पल के लिए रुकी, चंद्रिका चौहान को तिरस्कार भरी नजर से देखा और बोली, ऐसा नहीं हो सकता चंद्रिका चौहान, हमारी शर्त समाप्त होने में केवल एक दिन बचा है। पूरा एक महीना बीत चुका है। क्या तुम ये डींग नहीं मार रही थी कि पुरुष चांद तक तुम्हारी लाइन लगाए हुए हैं, और फिर भी तुम एक महीने में एक प्रेमी भी नहीं ढूंढ पाए? हमारी शर्त के अनुसार तुम्हें सार्वजनिक रूप से घुटने टेककर कुत्ते की तरह भौंकना होगा। चंद्रिका चौहान ने जल्दी से अपना हाथ रणवीर सिंघानिया की बाह में लपेट लिया और बोली, वह मेरा प्रेमी है, वह तुम्हारी उपस्थिति से डर गया था, इसलिए उसने कहा कि वह नहीं है, क्योंकि उसे डर था कि तुम मुझ पर हंसोगी। रणवीर सिंघानिया ने चंद्रिका चौहान को एक पूछताछ भरी नजर से देखा। चंद्रिका चौहान ने रणवीर सिंघानिया को जल्दी और चुपचाप समझाया, इस मोहिनी का नाम दीक्षा है, वह मेरी कट्टर दुश्मन है। हम एक महीने पहले शराब के नशे में थे और हमने एक शर्त लगाई थी कि कौन एक महीने के भीतर एक अच्छी गुणवत्ता वाला प्रेमी ढूंढ सकता है। जो भी हारता है उसे सार्वजनिक रूप से घुटने टेककर कुत्ते की तरह भौंकना होगा। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। रणवीर सिंघानिया समझ गए, फिर चंद्रिका चौहान को सिर हिलाया, उन्हें निश्चिंत रहने का इशारा किया। दीक्षा ने रणवीर सिंघानिया को 2 बार देखा, मुस्कुराई और बोली, भले ही वह तुम्हारा प्रेमी है, ये फिर भी साबित करता है कि तुम्हारा स्वाद खराब है। चंद्रिका चौहान, तुम हार गई। चंद्रिका चौहान ने पलटकर कहा, बकवास, मेरा प्रेमी अद्भुत है। दीक्षा स्पष्ट रूप से संदेहास्पद थी और अपने बगल वाले आदमी के चारों ओर घूमते हुए वह हंसते हुए बोली, सच में? पहले मैं तुम्हें अपने प्रेमी से मिलवाती हूँ। रुद्राक्ष, एक सांस्कृतिक परिवार का वंशज, राष्ट्रीय गो प्रतियोगिता विजेता, सज्जन और परिष्कृत, हवा में एक जैद पेड़ की तरह शांत। रुद्राक्ष की तुलना में तुम्हारा प्रेमी कुछ भी नहीं बल्कि एक कचरा बीनने वाला है। रुद्राक्ष ने एक हाथ से अपना चश्मा ठीक किया, उसकी आंखों में एक आत्मसंतुष्ट नजर थी। चंद्रिका चौहान क्रोधित होकर बोली, दीक्षा, सिर्फ लोगों को उनकी उपस्थिति से आंकने के लिए मैं बता सकती हूँ कि तुम किस स्तर पर हो। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मेरा प्रेमी कितना शानदार है, अन्यथा मैं उसके साथ कैसे हो सकती थी। ये झूठ नहीं था। रणवीर सिंघानिया की शक्ति ने वर्मा परिवार और चौहान राजवंश में सभी को आश्चर्यचकित कर दिया था। यहाँ तक कि वर्मा परिवार के पुराने पूर्वज को भी रणवीर सिंघानिया को गुरुदेव कहना पड़ा था। केवल यही बात अकेले ही साधारण लोगों से तुलना से परे थी। दीक्षा मुस्कुराई, ओह, ये लड़का किसी काम का नहीं लगता और तुम जोर दे रही हो कि वह अद्भुत है। क्या ऐसा हो सकता है कि वह उस एक पहलू में महान है जो तुम्हें बिस्तर से उठने नहीं देता? मुझे तुमसे, चंद्रिका चौहान, ऐसी व्यक्ति होने की उम्मीद नहीं थी। चंद्रिका चौहान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने अपने दांत पीसे, ओह, यहाँ बकवास करना बंद करो। दीक्षा ने चंद्रिका चौहान की निराश अवस्था को संतुष्टि से देखा, फिर बोली, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ मजाक नहीं करूंगी। चूंकि तुम दावा करती हो कि तुम्हारा प्रेमी महान है, तो चलो इसे कार्रवाई से साबित करते हैं। हम पुरातन मार्ग में गो राजा प्रतियोगिता में भाग लेने की योजना बना रहे थे। चैंपियन का पुरस्कार एक आत्मिक जैद बताया जाता है जिसे सैकड़ों वर्षों से पारित किया गया है, जिसमें आध्यात्मिकता है। उस कीमती जैद के टुकड़े का उपयोग विजेता और हारने वाले को निर्धारित करने के लिए क्यों न करें? जिसका भी प्रेमी आत्मिक जैद जीतता है वह विजेता माना जाएगा और हारने वाले को सार्वजनिक रूप से घुटने टेककर कुत्ते की तरह भौंकना होगा। कैसा रहेगा? चंद्रिका चौहान ने तुरंत मना कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारे पास एक प्रेमी है जो गो खेलने में अच्छा है और तुम एक गो प्रतियोगिता से विजेता का फैसला करना चाहती हो। ये सरासर दादागिरी है। दीक्षा ने अपना होंठ मोड़ लिया और बोली, ठीक है, तो तुम प्रतियोगिता का नाम बताओ। वैसे भी मेरा प्रेमी बहुमुखी है, तुम्हारे किसी काम के नहीं लड़के के विपरीत जिसे गो खेलना भी नहीं आता। चंद्रिका चौहान का चेहरा बेहद बदसूरत था, चाहती थी कि वह आगे बढ़ें और दीक्षा को 2 बार काट लें। उसी पल रणवीर सिंघानिया दीक्षा ने अभी जो कहा था उसके बारे में सोच रहे थे। अगर गो प्रतियोगिता का पुरस्कार वास्तव में एक सदी पुराना आत्मिक जैद था, तो यह एक जादुई वस्तु बनाने के लिए एक उत्कृष्ट सामग्री हो सकता है। अचानक कुछ उत्साहित होकर उन्होंने दीक्षा और रुद्राक्ष से कहा, ठीक है, चलो उस जैद के टुकड़े से विजेता का फैसला करते हैं। जिसे भी यह मिलता है वह विजेता है। दीक्षा चौंक गई लेकिन फिर उपहास भरी मुस्कान के साथ हंसी, तुमने खुद कहा अपनी बात से पीछे मत हटना। रणवीर सिंघानिया ने सिर हिलाया। उसके बगल में चंद्रिका चौहान के चेहरे पर एक नाटकीय बदलाव आया और उसने जल्दी से रणवीर सिंघानिया को खींचा, मुंह बनाते हुए बोली, तुम उससे कैसे सहमत हो सकते हो? उसका प्रेमी एक राष्ट्रीय चैंपियन है, क्या तुम वास्तव में उसे हरा सकते हो? तुम एक कसाईघर में चलने वाले भेड़ के बच्चे की तरह हो। सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर हम हार गए तो मैं ही घुटने टेककर कुत्ते की तरह भौंकूंगी। रणवीर सिंघानिया मुस्कुराए और बोले, चिंता मत करो, मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगा। दीक्षा ने चंद्रिका चौहान की ओर देखा और बोली, तुम्हारे प्रेमी ने पहले ही सहमति दे दी है, इसलिए तुम अब पीछे नहीं हट सकती। चलो अब गली खिलाड़ी राजा प्रतियोगिता में चलते हैं। बेशक अगर तुम बहुत डरी हुई हो तो तुम अभी घुटने टेककर कुत्ते की तरह भौंक सकती हो, आखिरकार यहाँ कम लोग हैं। बाद में प्रतियोगिता में तुम्हें बहुत सारे और दर्शकों के सामने ऐसा करना होगा। चंद्रिका चौहान ने ठंडी सांस ली, जैसे मैं तुमसे डरूंगी इस बिंदु पर उसके पास कोई रास्ता नहीं था और उसे अपनी सारी उम्मीदें रणवीर सिंघानिया पर डालनी पड़ी। मुझे बस उम्मीद है कि मेरे चचेरे बहनोई मुझे यहाँ मुसीबत में नहीं डालेंगे। चंद्रिका चौहान ने अपने दिल में चुपचाप प्रार्थना की। दीक्षा और रुद्राक्ष ने एक दूसरे को देखा, दोनों के चेहरों पर एक चंचल मुस्कान थी। रुद्राक्ष ने रणवीर सिंघानिया की ओर देखा, उसका तिरस्कार जरा भी छिपा नहीं था।
राष्ट्रीय गो प्रतियोगिता विजेता के रूप में उसने निश्चित रूप से नहीं सोचा था कि रणवीर सिंघानिया जैसा कोई व्यक्ति, जो शायद गो के नियम भी नहीं समझता हो, किसी भी तरह का हलचल पैदा कर सकता है। वे चारों पुरातन मार्ग के गहरे हिस्से की ओर एक साथ चले और जल्द ही एक पुराने ढंग की 3 मंजिला इमारत पर पहुंचे। दरवाजे के सामने एक बोर्ड लगा था जिस पर लोक शतरंज राजा प्रतियोगिता शब्द लिखे हुए थे। उसी पर पहली मंजिल पर लॉबी पहले से ही लोगों से भरी हुई थी, कुछ जो प्रतियोगिता में भाग लेने आए थे और अन्य जो उत्साह देखने आए थे। वे चारों अंदर गए और पंजीकरण डेस्क पर साइन अप किया। जल्द ही पंजीकरण अवधि समाप्त हो गई और आयोजक ने घोषणा की कि प्रतियोगिता के लिए कुल 63 लोगों ने साइन अप किया था। प्रतियोगिता 6 राउंड के साथ एक नॉकआउट प्रारूप होगी, चैंपियन का निर्धारण करेगी। प्रत्येक राउंड 1 घंटे तक चलेगा। प्रतियोगिता की प्रगति को सुविधाजनक बनाने के लिए आयोजक ने विशेष रूप से एक और प्रतिभागी को ढूंढा जो शामिल होना चाहता था, जिससे कुल 64 लोग हो गए। इसका मतलब था कि किसी को भी बाय लेने की जरूरत नहीं थी। जल्द ही आयोजक ने स्थल स्थापित कर लिया था और नियमों को स्पष्ट कर दिया था। फिर प्रतियोगियों को लॉट ड्रॉ करने दिया। एक बार ड्रॉ पूरा हो जाने पर प्रतियोगिता आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई। रुद्राक्ष उम्मीद कर रहा था कि वह रणवीर सिंघानिया को पहले राउंड में अपना प्रतिद्वंद्वी ड्रॉ करेगा। उसे शुरुआत से ही खत्म करना चाहता था, लेकिन किस्मत उसके साथ नहीं थी। दोनों ने अलग अलग प्रतिद्वंद्वियों को ड्रॉ किया। रुद्राक्ष ने आलस्य से अंगड़ाई ली। उसका चेहरा उदासीन था, जैसे प्रतियोगिता उसके लिए एक चंचल मामला से ज्यादा कुछ नहीं थी। उसने अपना सिर घुमाकर रणवीर सिंघानिया की ओर देखा और मुस्कान के साथ कहा, मुझे उम्मीद है कि तुम पहले राउंड में बाहर नहीं हो जाओगे। वह बहुत नीरस होगा। रणवीर सिंघानिया ने अचानक पूछा, तुमने राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है, लेकिन तुम एक पेशेवर खिलाड़ी से कैसे तुलना करते हो? रुद्राक्ष ने उपेक्षापूर्ण ढंग से देखा और कहा, एक राष्ट्रीय चैंपियन के कौशल वास्तव में मजबूत होते हैं, लेकिन पेशेवर खिलाड़ी गो के शीर्ष गुरु होते हैं। एक पेशेवर खिलाड़ी की तुलना में मुझे अभी लंबा रास्ता तय करना है। तुम्हें ये भी नहीं पता और तुम गो में प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत करते हो। हास्यास्पद। रणवीर सिंघानिया ने हल्के से मुस्कुराया। रुद्राक्ष की बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन बस इतना कहा, तो मैं निश्चिंत हूँ। सभी खिलाड़ियों ने एक एक करके अपनी जगह ले ली। जैसे ही आयोजक ने उल्टी गिनती का टाइमर दबाया, पूरा स्थल तुरंत शांत हो गया। जैसा कि कहावत है, सच्चे सज्जन चौंसों का खेल देखते समय नहीं बोलते। दर्शकों को मैच के दौरान प्रतियोगियों को परेशान करने की अनुमति नहीं है। मोहिनी चौहान और प्रिया रानी चौंसा नहीं समझती थी, इसलिए उन्होंने पास में एक जगह इंतजार करने के लिए ढूंढ ली। ठंडी हंसी के साथ प्रिया रानी ने मोहिनी चौहान की ओर देखा और कहा, मैं तुम्हें चौहान राजवंश की युवा महिला को आज सार्वजनिक रूप से घुटने टेकते और कुत्ते की तरह भौंकते हुए देखने के लिए वाकई उत्सुक हूँ। मुझे इसे रिकॉर्ड करना होगा और अपने दोस्तों के शकल में पोस्ट करना होगा, ताकि हर कोई देख सके कि वह मोहिनी कैसी दिखती है। मोहिनी चौहान ने अपने दांत पीसे, इतनी जल्दी इतराना मत, अभी ये तय नहीं है कि कौन घुटने टेकेगा और भौंकेगा। हालांकि उसने ऐसा कहा, उसके दिल में कोई आत्मविश्वास नहीं था। प्रिया रानी ने शरारती मुस्कान बिखेरी और बात करना बंद कर दिया। स्पष्ट रूप से मानती थी कि मोहिनी चौहान का कोई मौका नहीं था। मैच शुरू होने के 15 मिनट बाद रणवीर सिंघानिया खड़ा हो गया। ये देखकर प्रिया रानी तुरंत उत्साह से चिल्लाई, क्या ये लड़का मजाक करने आया है? केवल 15 मिनट बीते हैं और वह बाहर हो गया है। इस स्तर के कौशल के साथ उसने हमारे विजय कुमार को चुनौती देने की हिम्मत की। मोहिनी चौहान अपनी मुट्ठियां भींचने लगी। अचानक बहुत घबरा गई। विजय कुमार, जो अपने खेल के बीच में था, रणवीर सिंघानिया की स्थिति पर नजर रख रहा था। जब उसने उसे खड़े होते देखा तो उसके होंठों पर भी एक ठंडी मुस्कान आ गई। उसी क्षण रेफरी पास आया, बोर्ड का निरीक्षण किया और रणवीर सिंघानिया को विजेता घोषित कर दिया। रणवीर सिंघानिया का प्रतिद्वंद्वी उदास होकर उठा। रणवीर सिंघानिया को ऐसे देख रहा था जैसे वह कोई राक्षस हो। उसने इतने सालों से चौंसों का अध्ययन किया था और उसे कभी ऐसा दुर्जय प्रतिद्वंद्वी नहीं मिला था। यहाँ तक कि रेफरी भी रणवीर सिंघानिया पर कुछ और नजरें डालने से खुद को रोक नहीं पाया। 15 मिनट में जीतना प्रतियोगिता के इतिहास में लगभग सबसे तेज था। परिणाम देखकर प्रिया रानी का चेहरा काला पड़ गया और वह क्रोध से चिल्लाई, वो लड़का विजेता कैसे हो सकता है? जरूर कोई गलती हुई है। दूसरी ओर मोहिनी चौहान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उनके भाव पूरी तरह से उलट गए। अगर तुम हार स्वीकार नहीं कर सकती तो तुम्हें मुझसे शर्त लगानी ही नहीं चाहिए थी। क्या केवल तुम्हारे प्रेमी को जीतने की अनुमति है? प्रिया रानी ने अपने होंठ काटे। अगर मैच इतनी जल्दी खत्म हो गया तो इसका मतलब है कि उसका प्रतिद्वंद्वी एक नौसिखिया था। उसे बस किस्मत मिल गई। तुम्हें गर्व करने की कोई बात नहीं है। विजय कुमार भी कुछ हद तक हैरान था, लेकिन उसने प्रिया रानी के विचारों को साझा किया। शायद एक नौसिखिया के खिलाफ बस किस्मत मिल गई। फिर उसने ध्यान भटकाना बंद कर दिया और अपना खेल खेलने पर ध्यान केंद्रित किया। वह खिलाड़ी जो रणवीर सिंघानिया से हारा था, आयोजकों के पास गया। आयोजन समिति के एक अधेड़ व्यक्ति ने उसकी ओर देखा और कहा, वर्मा, क्या तुम आज अच्छी फॉर्म में नहीं हो? इतनी जल्दी कैसे बाहर हो गए? तुम पिछले टूर्नामेंट के चैंपियन थे आखिरकार। आदमी ने कड़वाहट से हंसा और अपना सिर हिलाया। ये बस मेरा दुर्भाग्य है कि शुरुआत से ही एक मास्टर के खिलाफ आ गया। तुम उस युवा व्यक्ति पर नजर रखना चाहोगे। इस प्रतियोगिता का चैंपियन वही होने की बहुत संभावना है। प्रतियोगिता जारी रही और 64 के शत समाधानों का सच्चा अर्थ कि रणवीर सिंघानिया की नई समझ के साथ उसने स्वाभाविक रूप से शौकिया टूर्नामेंट पर हावी हो गया। लगभग हर दौर को लगभग 15 मिनट के भीतर जीत लिया। 64 टूर्नामेंट के राष्ट्रीय चैंपियन के रूप में विजय कुमार का कौशल स्तर भी स्वाभाविक रूप से कमजोर नहीं था और उसने पहले 5 राउंड में सफलतापूर्वक जीत हासिल की। ऐसा लग रहा था कि भगवान भी रणवीर सिंघानिया और विजय कुमार को फाइनल में आमने सामने देखना चाहते थे, क्योंकि पहले 5 राउंड में किसी ने भी एक दूसरे को प्रतिद्वंद्वी के रूप में नहीं चुना। रणवीर सिंघानिया को परवाह नहीं थी, क्योंकि उससे पहले या बाद में सामना करने से परिणाम वही होता। हालांकि विजय कुमार का रवैया बदलने लगा। रणवीर सिंघानिया को लगातार 5 राउंड जीतते हुए देखकर यह स्पष्ट था कि वह केवल किस्मत पर निर्भर नहीं था, इसलिए विजय कुमार के पास इस प्रतिद्वंद्वी को गंभीरता से लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। रणवीर सिंघानिया द्वारा हर जीत हासिल करने के साथ प्रिया रानी का भाव गहरा होता गया और अंत तक ऐसा लग रहा था जैसे उसके चेहरे से पानी टपकने वाला हो। मोहिनी चौहान अधिक से अधिक आराम से हो गई। धीरे धीरे यह मानती गई कि रणवीर सिंघानिया की प्रतियोगिता में भाग लेने की हिम्मत किसी निश्चित आत्मविश्वास से समर्थित थी। जल्द ही फाइनल आ गया, जिसमें रणवीर सिंघानिया विजय कुमार के खिलाफ खेल रहा था और हॉल में माहौल चरम पर पहुंच गया। रणवीर सिंघानिया और विजय कुमार 64 बोर्ड के सामने बैठ गए। भले ही तुमने पिछले 5 राउंड जीते हो, वह बस तुम्हारी किस्मत थी, विजय कुमार ने ठंडे स्वर में कहा। चैंपियनशिप मेरी है। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि एक सच्चा 64 मास्टर कितना भयावह हो सकता है। रणवीर सिंघानिया मुस्कुराए और कहा, अगर तुम अपने प्रतिद्वंद्वी की जीत को किस्मत से जोड़ते रहोगे तो तुम हारने से ज्यादा दूर नहीं हो।
जैसे ही रेफरी ने उल्टी गिनती का टाइमर दबाया, फाइनल आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया। प्रिया रानी का चेहरा तनाव में था। उसने अपनी मुट्ठियां भींची और लगातार बुदबुदाई, विजय कुमार निश्चित रूप से जीतेगा, विजय कुमार निश्चित रूप से जीतेगा। मोहिनी चौहान ने अधीरता से कहा, अघोरी बाबा, क्या तुम यहाँ अभिशाप देना बंद कर सकती हो? तुम मुझे पागल कर रही हो। प्रिया रानी ने ठंडी सांस ली, बस घुटने टेक कर कुत्ते की तरह भौंकने का इंतजार करो। 15 मिनट बाद रेफरी ने जोर से घोषणा की, इस 64 सम्राट प्रतियोगिता का चैंपियन जन्म ले चुका है। आइए हम रणवीर सिंघानिया को बधाई दें। हॉल तुरंत जयकारों से गूंज उठा। अविश्वसनीय, केवल 15 मिनट और खेल खत्म हो गया, यह अविश्वसनीय है। धत्तेरे की, मैं तो रणवीर सिंघानिया के 64 के खेल से पहले ही हैरान था। मैं इसे अभी तक रोक कर रखा था ताकि अंत में चिल्ला सकूं, यह मुझे मार रहा था। रणवीर सिंघानिया खड़ा हो गया और सभी की ओर मुस्कुराया। विजय कुमार 64 बोर्ड को ऐसे घूर रहा था जैसे मोहित हो गया हो, लगातार बुदबुदा रहा था, यह नहीं हो सकता, यह नहीं हो सकता। रणवीर सिंघानिया ने विजय कुमार की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम जानते हो कि मैंने खेल शुरू होने से पहले तुमसे ये क्यों पूछा था कि तुम एक राष्ट्रीय मास्टर से कैसे तुलना करते हो? विजय कुमार ने ऊपर देखा, भ्रमित होकर पूछा, क्यों? रणवीर सिंघानिया ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मैंने पहले ही एक बूढ़े आदमी को हरा दिया था जो राष्ट्रीय मास्टर स्तर तक पहुंच चुका था। विजय कुमार का पूरा शरीर अकड़ गया जैसे बर्फ के तहखाने में गिर गया हो। पास ही मोहिनी चौहान उत्साहित होकर उछल पड़ी और फिर रणवीर सिंघानिया को गले लगाने के लिए दौड़ पड़ी, उसके चेहरे पर चुंबन करते हुए, तुम वाकई कमाल के हो। रणवीर सिंघानिया को थोड़ा शर्मिंदगी महसूस हुई और वह हल्के से खांसा, प्रभाव का ध्यान रखो, मैं तो बस तुम्हारा प्रेमी होने का ढोंग कर रहा हूँ। मोहिनी चौहान ने एक बेफिक्र और अहंकारी भाव के साथ कहा, तो क्या? मैं तो बस अपनी उत्तेजना व्यक्त कर रही हूँ। प्रिया रानी ने इस दृश्य को शून्य भाव से घूर कर देखा, उसका होंठ गुस्से से सफेद पड़ गए। वह लड़का तो बस एक हारा हुआ है, वह विजय कुमार को कैसे मात दे सकता है? क्यों विजय कुमार को चैंपियन होना चाहिए था। उसके मुंह से ठंडी हवा निकली और फिर वह विजय कुमार के पास गई और चिल्लाई, क्या तुम राष्ट्रीय चैंपियन नहीं हो? एक नीच हारे हुए को क्यों नहीं हरा सकते? विजय कुमार ने अपना सिर उठाया और उसे देखा, वह एक हारा हुआ है। उसका स्तर पहले ही एक राष्ट्रीय मास्टर के बराबर पहुंच चुका है, तो मुझसे कैसे उम्मीद करती हो कि मैं जीतूं? मोहिनी चौहान प्रसन्न महसूस करते हुए प्रिया रानी के पास पहुंची और मुस्कुराते हुए कहा, सुंदर प्रिया, अब जब परिणाम आ गए हैं तो क्या तुम्हें शर्त पूरी नहीं करनी चाहिए? ये सुनकर रणवीर सिंघानिया ने तुरंत ताली बजाई और सभी को चिल्लाकर कहा, क्या हर कोई कृपया एक पल के लिए शांत हो सकता है? हमारे पास यहाँ एक दोस्त है जो हमारे मनोरंजन के लिए एक छोटा सा प्रदर्शन करने वाला है। आइए हम सब देखें। हॉल में सभी ने रणवीर सिंघानिया की दिशा में अपना ध्यान केंद्रित कर लिया। क्या कोई वाकई प्रदर्शन कर रहा है? ये रणवीर सिंघानिया के दोस्तों में से कोई होगा जो अपनी जीत से इतना उत्साहित है कि वह दिखावा करना चाहता है, किसी ने टिप्पणी की। 64 मैच देखने के बाद हमें एक प्रदर्शन भी देखने को मिलता है, आज वाकई सार्थक रहा। ये किस तरह का प्रदर्शन है? प्रिया रानी का चेहरा क्रोध से लाल हो गया और मन ही मन उसने रणवीर सिंघानिया के 18 पीढ़ियों के पूर्वजों को कोसा। मोहिनी चौहान ने उकसाया, तुम वहां क्या खड़ी हो? जल्दी करो, घुटने टेको और कुत्ते की तरह भौंकना शुरू करो। प्रिया रानी स्पष्ट रूप से अनिच्छुक थी। उसने आज हारने की संभावना के लिए कभी तैयारी नहीं की थी और उसने ये भी नहीं सोचा था कि सार्वजनिक रूप से घुटने टेक कर कुत्ते की तरह भौंकना कितना अपमानजनक होगा। वह केवल मोहिनी चौहान को शर्मिंदा होते हुए देखना चाहती थी, लेकिन अब जिस व्यक्ति को कुत्ते की तरह भौंकना था वह खुद थी और वह अचानक इससे ठीक नहीं थी। उसने अपने दांत पीसे और मोहिनी चौहान की ओर देखा, मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? आज की प्रतियोगिता मायने नहीं रखती, आओ कुछ और प्रतियोगिता के लिए ढूंढते हैं। मोहिनी चौहान ने मुस्कुराया, प्रिया रानी, जब रणवीर सिंघानिया ने 64 में अपना कौशल नहीं दिखाया था तो तुम मजाक करने में काफी खुश थी, है ना? मैंने कुछ नहीं कहा था। क्या मैंने कहा था? अब जब तुम्हारा प्रेमी हार गया है तो तुम अपने वादे से मुकरना चाहती हो? तुम कितनी बेशर्म हो सकती हो? प्रिया रानी ने ठंडी सांस ली, तुम बेशर्म हो। वैसे भी मैं बस घुटने नहीं टेकूंगी। तुम इसके बारे में क्या करने वाली हो? मोहिनी चौहान का चेहरा क्रोध से पीला पड़ गया था। तुम बेशर्म औरत, तुम अपने वादे तोड़ती हो और अपनी हार स्वीकार नहीं कर सकती। तुम वाकई नीच हो। प्रिया रानी ने मुंह बनाया, मुझे जितना चाहो उतना नीचा देखो, मुझे परवाह नहीं है। मैं इतने सारे लोगों के सामने कुछ इतना शर्मनाक नहीं करने वाली हूँ। जो तुम्हें पसंद है वह करो। ऐसा कहकर उसने मोहिनी चौहान पर अपनी जीभ भी निकाली। मोहिनी चौहान क्रोधित थी लेकिन प्रिया रानी से निपटने का कोई तरीका नहीं था। मोहिनी चौहान की हताश अभिव्यक्ति देखकर प्रिया रानी को अंदर ही अंदर तीव्र संतुष्टि महसूस हुई। खुद से सोच रही थी कि बेशर्म होना वाकई काफी अच्छा लग सकता है। उसने विजयी भाव से मोहिनी चौहान की ओर देखा, अपना सिर ऊपर उठाया और एक उत्तेजक स्वर में कहा, मैं बस घुटने नहीं टेकूंगी। ये तो बस मजाक है। मैं तुम्हें जान से गुस्सा दिला दूंगी। तू नीच कहीं की, मैं तेरा मुंह फाड़ दूंगी। मोहिनी चौहान पूरी तरह क्रोधित थी और प्रिया रानी पर हमला करने वाली थी। तभी रणवीर सिंघानिया उसे रोकने के लिए बीच में आ गया। प्रिया रानी की ओर देखकर पूछा, क्या तुम्हें मजा आ रहा है? प्रिया रानी का चेहरा संतुष्टि से दमक उठा, बहुत ज्यादा। तुम सबको मुझसे नाराज देखकर, लेकिन इसके बारे में कुछ भी न कर पाने से मैं बहुत खुश हूँ। रणवीर सिंघानिया ने कहा, तो मेरे लिए हंसो, मुझे सुनने दो। प्रिया रानी ने कहा, हंसू जरूर, हाँ हाँ डकार। जिस क्षण प्रिया रानी हंसी, रणवीर सिंघानिया ने एक पीले ताबीज पत्र का एक टुकड़ा उसके मुंह में ठूंस दिया। प्रिया रानी का लगभग दम घुट गया और उसने तेजी से कागज को बाहर निकालने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही कागज उसके मुंह में गया वह तुरंत प्रकाश की एक किरण में बदल गया और उसके गले से नीचे गायब हो गया। प्रिया रानी ने रणवीर सिंघानिया पर घूर कर देखा, मान करते हुए, तुमने मुझे क्या खिलाया? रणवीर सिंघानिया मुस्कुराए और जवाब दिया, मैंने तुम्हें एक स्वैच्छिक शर्त, हार स्वीकार अभिशाप दिया है। ठीक है, तुम पहले ही मोहिनी चौहान से हार चुकी हो तो तुरंत शर्त पूरी करो। प्रिया रानी ने ठंडी सांस ली, मैं निश्चित रूप से नहीं। इससे पहले कि वह अपना वाक्य पूरा कर पाती, उसका शरीर अनिश्चित रूप से जमीन पर घुटने टेक गया, जिससे आसपास के सभी लोग चौंक गए। मैं यह क्या हो रहा है? मुझे मोहिनी चौहान के साथ शर्त पूरी करने की इतनी तीव्र इच्छा क्यों हो रही है? नहीं, मैं इतने सारे लोगों के सामने कुत्ते की तरह भौंक नहीं सकती। मैं अपना मुंह कभी नहीं दिखा पाऊंगी, लेकिन मैं वाकई अभी भौंकना चाहती हूँ। आखिर यह क्या हो रहा है? वूफ वूफ वूफ। खुद को रोक न पाए वह जोर से भौंक पड़ी, तुरंत अपना मुंह ढक लिया, उसका चेहरा उसकी गर्दन के आधार तक लाल पड़ गया। ये देखकर दर्शक हंसी में फूट पड़े। मोहिनी चौहान को बेहद खुशी महसूस हुई और उसने तुरंत अपना फोन निकाला, कैमरा चालू किया और प्रिया रानी से कहा, फिर से भौंको। मैं तुम्हारी यह वीडियो छोटी नीच अपने दोस्तों के शकल में पोस्ट करने जा रही हूँ ताकि हर कोई इसका आनंद ले सके।
प्रिया रानी ने आज्ञाकारी रूप से अपना मुंह खोला और भौंकी, वूफ वूफ। उसने चाहा कि उसे जमीन में कोई दरार मिल जाए जिसमें वह घुस जाए, लेकिन वह बस अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पा रही थी। जब भी कोई उसे भौंकने के लिए कहता, वह स्वाभाविक रूप से उन्हें खुश करना चाहती थी और आज्ञाकारी रूप से भौंकती थी। फिर उसने अपनी जीभ बाहर निकालकर हाँफना भी शुरू कर दिया, एक पिल्ले की नकल करते हुए। अरे मेरे, ये तो वाकई काफी शानदार प्रदर्शन है। भीड़ अपनी हंसी को रोक नहीं पाए। कई लोगों ने दृश्य को रिकॉर्ड करने के लिए अपने फोन निकाले। प्रिया रानी, जिसने अपने जीवन में कभी ऐसा अपमान नहीं सहा था, उसे रोक नहीं पाए और आंसू में फूट पड़ी। लेकिन जैसे ही वह रोई, वह कभी कभार एक भौंकती थी जिससे वह और भी ज्यादा हास्यास्पद लगती थी। रणवीर सिंघानिया ने अपना सिर घुमाया और विजय कुमार की ओर देखा, मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी प्रेमिका रो रही है, क्या तुम उसे सांत्वना नहीं दोगे? प्रिया रानी ने विजय कुमार की ओर शिकायत से भरे चेहरे के साथ देखा। उसका दिल बहुत गहरा जख्मी था और उसे सांत्वना देने के लिए किसी की बेतहाशा जरूरत थी, इसलिए उसने आशा की एक झलक के साथ विजय कुमार की ओर देखा। विजय कुमार का चेहरा शर्मिंदगी से लाल पड़ गया। एक ऐसे परिवार से होने के नाते जो प्रतिष्ठा को महत्व देता था, या विचार कि लोग उसकी प्रेमिका को सार्वजनिक रूप से घुटने टेक कर कुत्ते की तरह भौंकते हुए जान जाएंगे, अस्वीकार्य था। उसने अपने परिवार के बड़ों के थूक में वस्तुतः डूबने की कल्पना की। इसलिए उसने तेजी से कहा, वह मेरी प्रेमिका नहीं है। मेरी प्रेमिका कभी जमीन पर घुटने टेक कर कुत्ते की तरह नहीं भौंकेगी। ये कहकर वह मुड़ा और भाग गया। प्रिया रानी और भी जोर से रोई, वो तू कमीने, वूफ, आखिरकार मैं, वूफ, तुम्हें वाकई पसंद करती थी। मोहिनी चौहान इतना हंसी कि उसके पेट में दर्द होने लगा। फिर उसने रणवीर सिंघानिया को एक मीठी मुस्कान दी, मेरे लिए खड़े होने के लिए धन्यवाद। रणवीर सिंघानिया ने कहा, ठीक है, चूंकि वह पहले ही कुत्ते की तरह भौंक चुकी है, तो इस मामले को यहीं खत्म करते हैं। अब हमारे वापस जाने का समय हो गया है। ये कहकर वह चैंपियन के लिए पुरस्कार का दावा करने के लिए आयोजक के पास गया। उसने प्राप्त किया हुआ जरदोजी पेटी खोला और उसकी आंखें चमक उठी जब उसने अंदर एक रक्त लाल रंग का प्रसंस्कृत जैड का टुकड़ा देखा जिससे घनी आत्मिक ऊर्जा निकल रही थी। ये रक्तात्मिक जैड है। यह एक दुर्लभ खजाना है, जादुई वस्तुओं को बनाने के लिए एकदम सही है। ये प्रतियोगिता वाकई सार्थक रही। उसने जरदोजी पेटी को दिव्य सृष्टि रत्न में रखा और फिर मोहिनी चौहान के साथ जगह छोड़ दी। प्रिया रानी अपना दिल चीर कर रोई। रणवीर सिंघानिया और मोहिनी चौहान को जाते हुए देखकर वह चिल्लाई, तुम दोनों बस इंतजार करो, मैं तुम्हें कभी वूफ जाने नहीं दूंगी। वापस जाते हुए मोहिनी चौहान एक छोटी धुन गुनगुना रही थी, असाधारण रूप से खुश दिख रही थी। उसने रणवीर सिंघानिया की ओर मुड़कर देखा और अचानक थोड़ी पछतावे के साथ कहा, यह बहुत शर्म की बात है, वाकई शर्म की बात है। रणवीर सिंघानिया ने भ्रमित होकर पूछा, क्या शर्म की बात है? मोहिनी चौहान ने जवाब दिया, ये शर्म की बात है कि तुम मेरी चचेरी बहन के आदमी हो, वरना मैं तुम्हें वाकई अपना प्रेमी बनाना पसंद करती। रणवीर सिंघानिया ने अपनी आंखें घुमाई, तो तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो, मेरे दिल में केवल तुम्हारी चचेरी बहन के लिए जगह है। मोहिनी चौहान असंतुष्ट दिखी, क्या तुम्हें लगता है कि मैं अपनी चचेरी बहन जितनी आकर्षक नहीं हूँ? तुमने मेरी काया भी देखी है। वाक्य के बीच में ही मोहिनी चौहान का चेहरा लाल पड़ गया क्योंकि उसे वह रात याद आ गई जो उसने अपने भावी चचेरे बहनों के साथ बिस्तर पर बिताई थी, शर्मिंदगी की एक लहर महसूस करते हुए। रणवीर सिंघानिया को भी उस रात की घटना याद आई, थोड़ी अजीब महसूस करते हुए। उसने अपना गला साफ किया और कहा, अंधेरा हो चुका है, चलो जल्दी वापस चलते हैं। चौहान हवेली, आचार्य चतुर्वेदी के आंगन में ध्यान कक्ष के अंदर से एक शक्तिशाली उतार चढ़ाव निकला, जिसके बाद आचार्य चतुर्वेदी की जोरदार हंसी सुनाई दी। हा, मैंने आखिरकार सफलता प्राप्त कर ली है। अब जब मैं रूपांतरण स्तर के 8वें चरण तक पहुंच गया हूं, तो मैं शक्तिशाली लोगों की श्रेणी में हूं। मैंने हमेशा कहा था कि मेरी साधना प्रतिभा उस लड़के रणवीर सिंघानिया से कमजोर नहीं है। अब जब मैं इस स्तर तक पहुंच गया हूं, तो मुझे उससे सीधे सीधे मुकाबला करना चाहिए। जरा सोचो, परिवार के मुखिया और उस लड़के के बीच शर्त लगे लगभग 1 साल हो गया है। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह इंद्रप्रस्थ आया है। अगर वह आया है तो मुझे उससे युद्धाभ्यास करना चाहिए। सबसे पहले मुझे आर्या सिंह को अपनी वर्तमान शक्ति का प्रदर्शन करना चाहिए। वह हमेशा सोचती है कि मैं उस लड़के रणवीर सिंघानिया जितना अच्छा नहीं हूँ। अब जब मैं रूपांतरण स्तर के 8वें चरण तक पहुंच गया हूं, तो देखते हैं कि क्या वह अभी भी मुझ पर नीचा देखने की हिम्मत करती है। इस विचार के साथ आचार्य चतुर्वेदी खड़े हो गए और आर्या सिंह के आंगन की ओर चले गए। आर्या सिंह इस समय अपने आंगन में फूलों को पानी दे रही थी। आचार्य चतुर्वेदी की हंसी सुनाई दी। उसने हाथ में पानी का कैन नीचे रखा और आंगन के प्रवेश द्वार की ओर मुड़कर देखा। आचार्य चतुर्वेदी को आते देखकर उसके चेहरे पर एक जॉयफुल अभिव्यक्ति आ गई और उसने पूछा, आचार्य चतुर्वेदी, क्या आपने अपना एकांतवास समाप्त कर लिया है? आचार्य चतुर्वेदी ने मुस्कुराते हुए अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा, अब मैं रूपांतरण स्तर के 8वें चरण तक पहुंच गया हूं, वाकई शक्तिशाली लोगों की श्रेणी में शामिल हो गया हूं। यहाँ तक कि परिवार के मुखिया भी मुझसे एक स्तर ऊपर हैं। सी आर्या सिंह ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तो आचार्य चतुर्वेदी को बधाई हो। आचार्य चतुर्वेदी ने गर्व से कहा, रूपांतरण स्तर के 7वें चरण तक पहुंचने के बाद हर स्तर की उन्नति से शक्ति में एक भूचाल लाने वाला बदलाव आता है। अब अगर मैं उस युद्ध कला प्रतियोगिता में भाग लूं जिसमें रणवीर सिंघानिया ने एक बार भाग लिया था, तो मैं आसानी से चैंपियनशिप जीत सकता हूं। और इस स्तर पर शक्ति में वृद्धि केवल प्रतिभा पर ही नहीं बल्कि किस्मत पर भी निर्भर करती है। कुछ लोग शुरुआत में तेजी से आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन इस क्षेत्र तक पहुंचने पर आजीवन फंसे रहना सामान्य नहीं है। वह युवा रणवीर सिंघानिया, हालांकि उसके पास अच्छी प्रतिभा है और शुरुआत में तेजी से प्रगति की, वह अब मेरा प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता। ये सुनकर आर्या सिंह के चेहरे पर तुरंत एक अजीब अभिव्यक्ति आ गई। आचार्य चतुर्वेदी ने जारी रखा, वैसे अब 1 साल हो गया है, क्या वह युवा रणवीर सिंघानिया अभी तक इंद्रप्रस्थ आया है? आर्या सिंह ने सिर हिलाया, वह पहले ही आ चुका है। आचार्य चतुर्वेदी की आंखें चमक उठी, ओह, वह अभी कहाँ है? मैं बस उसे युद्ध अभ्यास के लिए चुनौती देने की सोच रहा था। 1 साल पहले मैं उसे हरा सकता था और 1 साल बाद मैं उसे अभी भी ठोस रूप से हरा सकता हूँ। आर्या सिंह ने आचार्य चतुर्वेदी के गौरव को ठेस पहुंचाए बिना जवाब देने का तरीका सोचने की कोशिश की। आचार्य चतुर्वेदी, दरअसल आचार्य चतुर्वेदी ने घमंड से कहा, आर्या सिंह, मैं जानता हूं कि तुम रणवीर सिंघानिया का चेहरा खराब होने की चिंता कर रही हो, लेकिन वाकई इसकी कोई जरूरत नहीं है। वह एक युवा व्यक्ति है और थोड़ी सी हार उसे बेहतर बनने में मदद कर सकती है। आर्या सिंह हंसे बिना और रोए बिना न रह सकी। नहीं आचार्य चतुर्वेदी, मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि आप शायद रणवीर सिंघानिया के मुकाबले के नहीं हैं। आचार्य चतुर्वेदी की आंखें बाहर निकल आईं। आर्या सिंह, भले ही तुम उस युवा को पसंद करती हो, तुम उसे आंख मूंदकर ज्यादा आंक नहीं सकती।
अब मैं एक दुर्जय 8वें चरण रूपांतरण स्तर का विशेषज्ञ हूँ। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं उस जैसे एक जूनियर को संभाल न सकूं? आर्या सिंह असहायता से भरे चेहरे के साथ रणवीर सिंघानिया के इंद्रप्रस्थ पहुंचने के बाद की घटनाओं को फिर से बताने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सुनने के बाद आचार्य चतुर्वेदी पूरी तरह हक्का बक्का रह गए। तुमने क्या कहा? रणवीर सिंघानिया ने जयंत परिवार के 4 9वें चरण रूपांतरण स्तर के सदस्यों को और एक 8वें चरण के सदस्य को अकेले ही हराया, और यहाँ तक कि जयंत परिवार के पूर्वज भी रणवीर सिंघानिया को मास्टर कहते हैं। आर्या सिंह ने गंभीरता से सिर हिलाया। आचार्य चतुर्वेदी की आंखें लगभग बाहर निकल आईं। तुम मुझे मूर्ख तो नहीं बना रही हो, है ना? आर्या सिंह ने कहा। आचार्य चतुर्वेदी, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। उस दिन चौहान राजवंश के सभी बड़े सदस्य मौजूद थे। अगर आप मुझ पर विश्वास नहीं करते तो आप उनसे पूछ सकते हैं। आचार्य चतुर्वेदी ने मुश्किल से निगला। उनके चेहरे पर जीवन पर सवाल उठाने का भाव आ गया। वह इंसान नहीं है, वह नहीं है। आचार्य चतुर्वेदी को इस अवस्था में देखकर आर्या सिंह ने तुरंत पूछा, आचार्य चतुर्वेदी, क्या आप ठीक हैं? आचार्य चतुर्वेदी ने अचानक दांत पीसते हुए कहा, मैं मृत्युअंत एकांतवास में जा रहा हूँ। मैं तब तक नहीं निकलूंगा जब तक मैं पौराणिक दिव्य लोक तक नहीं पहुंच जाता। ये कहकर वह तेजी से आर्या सिंह के आंगन से निकल गए। Having said this, he hurriedly left Sukanyan's courtyard. आर्या सिंह ने असहायता से अपना सिर हिलाया। आचार्य चतुर्वेदी अभी भी प्रभावित हैं। उम्मीद है कि वह अपनी कमियों को स्वीकार कर लेंगे। उस शाम रणवीर सिंघानिया के वापस आने के बाद वह आर्या सिंह के कमरे में आया। जैसे ही आर्या सिंह ने रणवीर सिंघानिया को देखा, उसने तुरंत एक गंभीर चेहरा बना लिया, अभी भी गुस्से में होने का दिखावा करते हुए। उसे ऐसा देखकर रणवीर सिंघानिया मुस्कुराते हुए पास आया और पूछा, अभी भी गुस्सा हो? क्या मेरी माफी पर्याप्त नहीं होगी? मैं वादा करता हूँ आज रात मैं सज्जन रहूंगा। आर्या सिंह की आंखें चौड़ी हो गईं। तुम आज रात भी आ रहे हो? क्या तुम इंसान भी हो? मुझे पहले क्यों नहीं पता चला कि तुम इतने अशिष्ट हो? रणवीर सिंघानिया ने एक चालाक हंसी छोड़ी। बस इतना है कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आई है और मैं तुम्हारे करीब रहना चाहता था। आर्या सिंह ने फुंकारा, तुम्हारे करीब कौन रहना चाहता है? भले ही अब हम आधिकारिक तौर पर प्रेमी प्रेमिका हैं, मैंने तुमसे अभी तक शादी नहीं की है। इसके अलावा यह मेरे दादाजी का घर है। हम दोनों के लिए एक ही कमरे में रहना अच्छा नहीं लगता। तुम्हें आज रात अगले कमरे में सोना चाहिए। ये सुनकर रणवीर सिंघानिया हंसे और कहा, मैं तो बस तुम्हें चिढ़ा रहा था। तुम कल इतनी सहयोगी थी। मैं पहले ही बहुत संतुष्ट हूँ और मैं तुम्हें आज परेशान नहीं करूंगा। उसे आज रात रक्तात्मिक जैद के साथ जादुई वस्तुओं का शोधन करना है, तो स्वाभाविक रूप से उसके पास अन्य गतिविधियों के लिए समय नहीं है। आर्या सिंह तुरंत राहत महसूस हुई। हालांकि वह रणवीर सिंघानिया के करीब आना चाहती थी, लेकिन वह उसकी भयंकर शक्ति को देखते हुए खुशी के एक पल के लिए अपनी भलाई को जोखिम में नहीं डाल सकती थी। उसी क्षण रणवीर सिंघानिया को कुछ याद आया और उसने पूछा, ठीक है, इस यात्रा के दौरान मैंने आचार्य चतुर्वेदी को अभी तक नहीं देखा है। क्या वह इंद्रप्रस्थ में नहीं है? आर्या सिंह उस दोपहर आचार्य चतुर्वेदी के गौरव को लगी चोट और उनके लंबे एकांतवास में जाने के संकल्प को याद करके हंसी में फूट पड़ी। रणवीर सिंघानिया ने पूछा, तुम किस पर हंस रही हो? आर्या सिंह ने दोपहर की घटनाओं को फिर से बताया। कहानी सुनने के बाद रणवीर सिंघानिया भी हंसे बिना न रह सका। आचार्य चतुर्वेदी में वाकई प्रतिस्पर्धी भावना है, लेकिन यह अच्छी बात है। लगातार सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित होना निश्चित रूप से कोई बुरी बात नहीं है। आर्या सिंह के साथ थोड़ी देर बात करने के बाद रणवीर सिंघानिया ईमानदारी से अगले कमरे में गया, रक्तात्मिक जैद निकाला और एक जादुई वस्तु बनाने लगा। एक रात बीत गई। रणवीर सिंघानिया एक रक्त लाल जैद ताबीज के साथ खेल रहा था। उसके चेहरे पर संतुष्टि थी। वह समय समय पर चमकता था, अजीब स्पंदन उत्सर्जित करता था जो उसके चारों ओर एक अदृश्य अवरोध बनाता था, उसे सुरक्षा में घेरे हुए। यह जैद ताबीज रक्तात्मिक जैद से बना था, जिसमें रणवीर सिंघानिया द्वारा दर्जनों व्यूह अंकित किए गए थे। अब यह न केवल एक सुरक्षात्मक कार्य करता था, बल्कि हमले के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता था। जब तक उपयोगकर्ता इसे आत्मिक शक्ति से प्रवाहित करता, यह स्थापना स्तर के अंतिम चरण में पूरी शक्ति वाले प्रहार के बराबर हमला कर सकता था। रणवीर सिंघानिया के अनुमान के अनुसार ऐसा हमला एक प्रथम श्रेणी दिव्यलोक को तुरंत मार सकता था। हालांकि इस हमले का उपयोग ज्यादा से ज्यादा 10 बार किया जा सकता था। 10 उपयोगों के बाद ताबीज के भीतर के व्यूह ढह जाते और जैद ताबीज का अस्तित्व समाप्त हो जाता। इसके अलावा ताबीज के अंदर एक लघु आत्मिक संग्रहण व्यूह था जो आसपास की आत्मिक ऊर्जा को संघनित कर सकता था। हालांकि प्रभाव पंचतत्व ऊर्जा साधना जितना अच्छा नहीं था, इसकी सुवाह्यता एक महत्वपूर्ण लाभ थी। अब जब आर्या सिंह ने साधना के पथ पर कदम रखा था, तो जैद ताबीज का समावेश उसकी प्रगति को काफी तेजी देगा। यह जैद ताबीज मेरी समर्पित मानसिक शक्ति से बनाया गया है और रक्तात्मिक जैद की गुणवत्ता अत्यंत उच्च है। जादुई वस्तुओं की रैंकिंग के अनुसार इसे एक उत्कृष्ट श्रेणी की जादुई वस्तु माना जाना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे साधकों के पास जादुई वस्तुओं की गुणवत्ता और शक्तियां भिन्न होती हैं। इस प्रकार साधना लोक उन्हें 3 स्तरों में वर्गीकृत करता है: जादुई वस्तु, आत्मिक वस्तु और दिव्य वस्तु। इन तीनों स्तरों में से प्रत्येक को जादुई वस्तु के विशिष्ट मूल्य को निर्धारित करने के लिए उत्कृष्ट, मध्यम और निम्न श्रेणियों में विभाजित किया गया है। साधना लोक में जादुई वस्तुएं आमतौर पर साधकों के लिए मानक होती हैं। एक उत्कृष्ट श्रेणी की जादुई वस्तु का होना पहले से ही प्रभावशाली माना जाता है। जहां तक आत्मिक वस्तुओं का संबंध है, अधिकांश पहले से ही कुछ आत्मिकता और महान शक्ति रखते हैं। समान स्तर के साधकों में आत्मिक वस्तुओं वाले उन लोगों पर हावी हो सकते हैं जिनके पास नहीं है, और आत्मिक वस्तुओं पर निर्भर करते हुए वे उच्च स्तर के लोगों को भी चुनौती दे सकते हैं। रणवीर सिंघानिया के पास खड्गपोषण कुंभ को एक आत्मिक वस्तु माना जाता है और उसके अनुमान के आधार पर यह अभी भी केवल एक निम्न श्रेणी की आत्मिक वस्तु है। हालांकि शक्तिशाली एक आत्मिक वस्तु बनाना अत्यंत कठिन है, जो उन्हें साधना लोक में दुर्लभ बनाता है। दिव्य वस्तुओं के संबंध में उनकी शक्ति और कार्यक्षमताएं अकल्पनीय रूप से महान हैं। यदि कोई एक दिव्य वस्तु का मालिक हो सकता है, तो न केवल उच्च स्तरों को चुनौती देना एक छोटी सी उपलब्धि होगी, बल्कि एक दिव्य वस्तु वाला साधक कुछ सुपर साधना पंथों के खिलाफ भी मुकाबला कर सकता था। हालांकि दिव्य वस्तुएं आत्मिक वस्तुओं की तुलना में भी दुर्लभ हैं, और साधना लोक में दिव्य वस्तु की हर उपस्थिति अनिवार्य रूप से सभी शक्तियों के बीच एक भयंकर हाथापाई की ओर ले जाती है, हर बार रक्तपात और लाशों का ढेर लगा देती है। आज पृथ्वी पर एक निम्न श्रेणी की आत्मिक वस्तु ढूंढना आकाश पर चढ़ने जितना कठिन है। आर्या सिंह के लिए सुरक्षा के लिए इस उत्कृष्ट श्रेणी की जादुई वस्तु का होना पर्याप्त होना चाहिए। भले ही पेट चुड़ैल संप्रदाय उसे चुपके से पकड़ने की कोशिश करे, आर्या सिंह के पास पर्याप्त आत्मरक्षा क्षमता होगी। रणवीर सिंघानिया ने एक लाल डोरी ढूंढी, उस पर जैद ताबीज को पिरोया और उसे एक लॉकेट बना दिया जिसे गले में लटकाया जा सकता था। फिर खुशी खुशी आर्या सिंह के कमरे की ओर चल पड़ा।
आर्या सिंह को यह उपहार देने से वह निश्चित रूप से उत्साहित हो जाएगी। हालांकि जब वह आर्या सिंह के कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि अंदर कोई नहीं था। परेशान होकर रणवीर सिंघानिया ने अन्य आंगन तलाशे। मुख्य आंगन में पहुंचने पर उसने आर्या सिंह को मुखिया वीरभद्र चौहान और चौहान राजवंश के कई उच्च पदस्थ सदस्यों के साथ खड़ा देखा। उनके सामने एक युवा व्यक्ति था जो काले लिबादे में लिपटा था, हैंडसम और डैशिंग शौर्य। उस क्षण शौर्य ने एक हाथ में फूलों का गुलदस्ता और दूसरे हाथ में एक अच्छी तरह से लपेटे हुए जरदोजी पेटी पकड़ी हुई थी जिसमें कुछ मूल्यवान उपहार होने का आभास हो रहा था। उसने आर्या सिंह की ओर मुस्कुराया और कहा, आर्या सिंह, यह अचानक लग सकता है, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, जिस पल मैंने तुम्हें देखा मुझे प्यार हो गया। तुमने मुझे यह विश्वास दिलाया कि पहली नज़र का प्यार वाकई मौजूद होता है। मैं आज यहाँ अपनी भावनाएं व्यक्त करने आया हूँ। मेरी प्रेमिका बन जाओ। ये दृश्य देखकर रणवीर सिंघानिया का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। वह तुरंत आर्या सिंह के पास गए और उन्हें अपनी बाहों में खींचकर शौर्यदेव चौहान की ओर देखते हुए बोले, मुझे वाकई अफसोस है, लेकिन इनकी पहले से ही एक प्रेमी है। किसी और की प्रेमिका पर आंखें गड़ाना ठीक नहीं है। सभी की आंखें एक बार फिर रणवीर सिंघानिया की ओर मुड़ गईं। चौहान राजवंश के कई लोग अब मजा आने वाला है कहकर उत्साहित होते दिखे। शौर्यदेव चौहान का चेहरा ठंडा पड़ गया। प्राचीन काल से सुंदरता शक्तिशाली के लिए आरक्षित रही है। तुम्हें ये सिद्धांत समझना चाहिए। तुम अभी भले ही आर्या सिंह के प्रेमी हो, लेकिन ये केवल इसलिए है क्योंकि मैं पहले प्रकट नहीं हुआ था। उसने आर्या सिंह की ओर देखा। आर्या सिंह, तुम्हारी सुंदरता के साथ ऐसे हारे हुए व्यक्ति के साथ रहना वाकई शर्मनाक है। तुम पहले से ही मेरी पृष्ठभूमि और पहचान के बारे में जानती हो। इसके अलावा मैंने तुम्हारे लिए अपनी भावनाएं इतनी स्पष्ट कर दी हैं। तुम इस लड़के को ठोकर मारकर मेरी बाहों में आने के बारे में सोच रही होगी, है ना? शौर्यदेव चौहान के बेटे के रूप में उसने बचपन से ही दूसरों की प्रशंसा और ईर्ष्या में जीवन जिया था और उसने असाधारण प्रतिभा भी प्रदर्शित की थी। इतनी कम उम्र में ही वह दिव्य लोक स्तर तक पहुंच गया था, जिसे आम लोग एक मिथक मानते थे। नतीजतन उसका व्यक्तित्व हमेशा से अलग रहा, कभी कभी तो सनकी भी। वह अक्सर यह मान लेता था कि दूसरों को उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करना चाहिए, इसलिए उसने कभी दूसरों के विचारों पर विचार नहीं किया। वह आत्मविश्वास से भरा था, यह मानते हुए कि उसकी शर्तों के साथ एक मूर्ख भी जानता होगा कि किसे चुनना है। लेकिन आर्या सिंह ने सीधे उसे अस्वीकार कर दिया। ये सही नहीं है। शौर्यदेव चौहान की भौहें तन गईं। उन्हें आर्या सिंह से ऐसा अनादर दिखाने की उम्मीद नहीं थी। रणवीर सिंघानिया खुलकर हंसे। ये पहली बार है जब मैंने इतनी मोटी चमड़ी वाले किसी व्यक्ति को देखा है। तुम उन विचारों को अपने तक ही रखो, उन्हें जोर से कहने में तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? शौर्यदेव चौहान ने ठंडी सांस ली। केवल कमजोर ही शर्मिंदगी महसूस करते हैं। मेरी दुनिया में ऐसा कोई शब्द नहीं है। रणवीर सिंघानिया निरुत्तर थे, मन ही मन सोच रहे थे, बेशर्म। शौर्यदेव चौहान ने फिर से आर्या सिंह की ओर देखा। आर्या सिंह, मेरे पिता शौर्यदेव हैं, इंद्रप्रस्थ में डिवाइन कवनेंट के कैपिटल डिवीजन के प्रमुख हैं और मैं 30 साल की उम्र से पहले ही दिव्यलोक स्तर तक पहुंच गया था। ये प्रतिभा मुझे दुनिया भर के शीर्ष प्रतिभाशाली लोगों में शामिल करती है। और इस लड़के के पास ऐसा क्या है जो तुम्हें पसंद आ सकता है? रणवीर सिंघानिया भी सुनना चाहते थे कि आर्या सिंह उनका मूल्यांकन कैसे करेगी और उत्सुकता से उन्होंने अपना सिर घुमाया और रास्ते में खरीदा हुआ मिनरल वाटर पिया। रणवीर सिंघानिया ने मन ही मन सोचा, आर्या सिंह शायद इस लड़के को उन सभी कठिनाइयों के बारे में बताएगी जिनसे हम एक साथ गुजरे हैं। उसे यह समझाएगी कि हमारा प्यार सोने से भी मजबूत है और किसी अन्य कारक से अछूता है। वह निश्चित रूप से मेरी कोमलता, विचारशीलता और समझदारी के लिए मुझे पसंद करती होगी। और जब प्रतिभा की बात आती है तो मैं कभी किसी से डरा नहीं हूँ। आर्या सिंह ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, वह मुझे पूरे दिन बिस्तर पर रख सकते हैं। रणवीर सिंघानिया ने अभी अभी जो पानी निकला था वह तुरंत उगल दिया। पूरा चौहान राजवंश भी दंग रह गया। मुखिया वीरभद्र चौहान ने अपना उम्रदराज चेहरा ढंग लिया और मन ही मन बुदबुदाए, क्या शिष्टाचार की वह कक्षा जिसमें मैंने आर्या सिंह को दाखिला दिलवाया था पूरी तरह से बेकार थी। शौर्यदेव चौहान पहले तो हैरान रह गया और फिर क्रोध से लाल हो गया, लगभग गुस्से में फट पड़ा। आर्या सिंह के गाल थोड़े लाल हो गए, लेकिन उन्हें नहीं लगा कि उन्होंने कुछ गलत कहा है, क्योंकि वह शौर्यदेव चौहान को पूरी तरह से हार मानने के लिए मजबूर करना चाहती थी। यह जवाब उसे पीछे हटाने का सबसे प्रभावी तरीका था। उसने मन ही मन सोचा, अब वह मेरा पीछा नहीं करना चाहेगा। दांत पीसते हुए शौर्यदेव चौहान ने चुनौती देते हुए कहा, मैं भी तुम्हें पूरे दिन बिस्तर पर रख सकता हूँ। चौहान राजवंश एक बार फिर सदमे में था। आर्या सिंह अवाक रह गई, मन ही मन सोच रही थी, ये लड़का इतना जिद्दी कैसे हो सकता है? क्या वह ये नहीं समझ सकता कि मैं ये सब उसे जानबूझकर मना करने के लिए कह रही थी? रणवीर सिंघानिया ने ठंडे चेहरे के साथ शौर्यदेव चौहान की ओर देखा। अपनी बातों का ध्यान रखो, वरना मैं ये गारंटी नहीं दे सकता कि मेरी मूर्ति तुम्हारे चेहरे पर अचानक नहीं पड़ेगी। शौर्यदेव चौहान ने अपना होंठ सिकोड़ा, क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? तुम एक कचरे का टुकड़ा जिसने अभी तक दिव्य औषधि भी संघनित नहीं की है, तुम्हें मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कहाँ से मिली? मुखिया वीरभद्र चौहान ने तनावपूर्ण माहौल को भांप लिया और तुरंत आगे बढ़े। मुझे युवाओं के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, लेकिन एक बड़े के रूप में मुझे उम्मीद है कि हर कोई मुझे थोड़ा सम्मान देगा। समझदार बनो और गुस्सा मत करो। शौर्यदेव चौहान ने रणवीर सिंघानिया पर हमला करने से परहेज किया। उसने अपनी आंखें घुमाई और कहा, मुखिया वीरभद्र चौहान सही हैं। बड़ों के सामने लड़ना अशिष्ट है। साथ ही अगर मैं वाकई हमला करता तो ऐसा लगता जैसे मैं दादागिरी कर रहा हूँ। चूंकि ऐसा है तो आओ तुलना करें और देखें कि आर्या सिंह को कौन ज्यादा दे सकता है। मैं तुम्हें समझा दूंगा कि तुम हर पहलू में मुझसे घटिया हो। इतना कहकर उसने अपने हाथ में जरदोजी पेटी खोली, जिसमें एक खूबसूरती से नक्काशीदार दिव्य रत्न लॉकेट दिखाई दिया, जिससे क्रिस्टल स्पष्ट प्रकाश की किरणें निकल रही थीं। आर्या सिंह, तुम्हें प्रेतनी संप्रदाय द्वारा निशाना बनाए जाने से डर लगा होगा। यह जैद मेरे पिता द्वारा विशेष रूप से बनवाया गया था। इसमें एक साधना अंकित है। संकट के समय में ये दिव्य लोक का महागुरु के पूरे बल के वार का सामना कर सकता है। भले ही ये केवल एक बार के उपयोग के लिए है, ये तुम्हारे लिए एक दूसरी जिंदगी के बराबर है। इसके अलावा यह जैद सौभाग्य भी ला सकता है, ये सुनिश्चित करते हुए कि तुम्हें बुरे लोग परेशान न करें। चौहान राजवंश के सदस्य उस दिव्य रत्न को आंखें फाड़कर देखते रह गए। जैसे ही वह प्रकट हुआ, उन्हें उसकी असाधारण प्रकृति महसूस हुई और उन्होंने तुरंत उसे एक खजाने के रूप में पहचान लिया। दिव्य लोक के महागुरु के पूरे बल के वार का सामना करने में सक्षम होना, ये तो अविश्वसनीय है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि शौर्यदेव चौहान ऐसा कीमती उपहार लाएगा। इस दिव्य रत्न के साथ ये वाकई एक अतिरिक्त जीवन होने जैसा है। अगर इसकी नीलामी की जाती तो यह निश्चित रूप से लाखों रुपए का होता। शौर्यदेव चौहान का आर्या सिंह को ऐसा उपहार देना वाकई उसके इरादों को दर्शाता है। शौर्यदेव चौहान के बेटे के रूप में उसकी उदारता वाकई उल्लेखनीय है।
मुझे आश्चर्य है कि रणवीर सिंघानिया कैसे प्रतिक्रिया देंगे। वह ऐसे व्यक्ति नहीं लगते जो इस स्तर की कोई चीज़ निकाल सकें। भीड़ की चर्चा सुनकर शौर्यदेव चौहान के चेहरे पर तुरंत आत्मसंतुष्ट भाव आ गया। उसने अपना सिर ऊंचा किया और रणवीर सिंघानिया से पूछा, क्या कहते हो? मैं आर्या सिंह को ऐसा खजाना दे सकता हूँ, क्या तुम दे सकते हो? चौहान राजवंश के सभी लोग रणवीर सिंघानिया की ओर देखने लगे। हालांकि रणवीर सिंघानिया की युद्ध शक्ति ने उन्हें प्रभावित किया था, शौर्यदेव चौहान की पृष्ठभूमि का मजाक नहीं उड़ाया जा सकता था और वह दिव्यलोक का विशेषज्ञ भी था। बहुत से लोग वास्तव में शौर्यदेव चौहान का पक्ष ले रहे थे। आखिरकार वह मजबूत था और उसके पिता भी शक्तिशाली थे। अब देखते हैं कि रणवीर सिंघानिया आर्या सिंह के लिए कोई प्रस्तुत करने योग्य चीज ला सकता है या नहीं। हालांकि मुझे उम्मीद है कि वह और आर्या सिंह एक साथ रहेंगे। शौर्यदेव चौहान वाकई बेहतर विकल्प लगते हैं। ये सही है। हालांकि रणवीर सिंघानिया भी फॉर्मिडेबल है। शौर्यदेव चौहान आसानी से आर्या सिंह को खजाने दे सकता है। अगर रणवीर सिंघानिया ऐसा नहीं कर पाता तो यह वाकई उसे घटिया दिखाएगा। शौर्यदेव चौहान की बातें सुनकर रणवीर सिंघानिया अपनी ठंडी हंसी रोक नहीं पाए। तुम उस कचरे को खजाना कहते हो? क्या तुम मजाक कर रहे हो? शौर्यदेव चौहान ने ठंडे स्वर में कहा। यहाँ अपनी बातों से मुझे नाराज मत करो। अगर तुम सक्षम हो तो आर्या सिंह को देने के लिए कुछ बेहतर लाओ। रणवीर सिंघानिया अपनी हंसी रोक नहीं पाए। मन ही मन सोच रहे थे कि शौर्यदेव चौहान वाकई मुसीबत मोल ले रहा था। चूंकि वह इसे खुद पर ला रहा था तो वह कोई दया नहीं दिखाएगा। फिर उसने वह आत्मरक्षक जेड निकाला जो उसने अभी अभी परिष्कृत किया था। जैसे ही रंगी आत्मरक्षक जेड प्रकट हुआ, आंगन में मौजूद हर किसी को तुरंत ऐसा महसूस हुआ जैसे वे एक बसंत की बयार में नहा रहे हों। यह आत्मिक ऊर्जा चक्र के प्रभाव का परिणाम था जिसे रणवीर सिंघानिया ने सभी को और अधिक तीव्रता से महसूस कराने के लिए बढ़ाया था। रंगी आत्मरक्षक जेड के प्रकट होने के बाद शौर्यदेव चौहान के हाथ में मौजूद दिव्य रत्न लॉकेट की चमक तुरंत धीमी पड़ गई, मानो वह पहले वाले की शक्ति से दब रहा हो। आत्मिकता से भरा वह दिव्य रत्न पलक झपकते ही एक पत्थर जैसा साधारण वस्तु बन गया। शौर्यदेव चौहान ने अपने हाथ में दिव्य रत्न के परिवर्तन को देखा तो उसका रंग क्रोध से पीला पड़ गया। असंभव, मेरा दिव्य रत्न ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने इसे क्या किया? रणवीर सिंघानिया ने मुस्कुराते हुए कहा, मानव दुनिया में भी शक्ति और प्रतिष्ठा के भेद होते हैं, तो स्वाभाविक रूप से यही बात दिव्य रत्नों की दुनिया पर भी लागू होती है। तुम्हारा दिव्य रत्न बुरा नहीं है, लेकिन मेरे आत्मरक्षक जेड के सामने वह कचरा है। दिव्य रत्नों के राजा के सामने वह स्वाभाविक रूप से चमकने की हिम्मत नहीं करता। हालांकि शौर्यदेव चौहान के जेड में कुछ विशेष गुण थे। ये निम्न श्रेणी की जादुई वस्तु की सीमा तक भी नहीं पहुंचा था, जबकि रणवीर सिंघानिया का आत्मरक्षक जेड उत्तम श्रेणी की जादुई वस्तु थी। अगल बगल रखे जाने पर यह स्पष्ट था कि कौन श्रेष्ठ था और कौन घटिया। चौहान राजवंश के लोग सभी इस दृश्य को देखकर सदमे में थे। उनमें से किसी को भी रणवीर सिंघानिया से ऐसे खजाने की उम्मीद नहीं थी। एक ऐसा खजाना जिसने शौर्यदेव चौहान के हाथ में मौजूद दिव्य रत्न को पूरी तरह से कुचल दिया था। रणवीर सिंघानिया वाकई फॉर्मिडेबल है। ऐसा असाधारण खजाना बाहर निकालने में सक्षम है। मुझे लगता है कि भले ही इस लड़के के पास शौर्यदेव का समर्थन नहीं है, उसकी गहराई शायद शौर्यदेव चौहान से कम नहीं है। ये सही है। इस तरह से देखने पर रणवीर सिंघानिया वाकई आर्या सिंह के लिए ज्यादा उपयुक्त है। शौर्यदेव चौहान अपने दांत पीसते हुए रणवीर सिंघानिया की ओर देखा और कहा, तुम्हारी चीज सिर्फ दिखावे के लिए है। मेरा दिव्य रत्न एक बार दिव्यलोक के महागुरु के पूरे बल के वार का सामना कर सकता है, जो एक अतिरिक्त जीवन होने जैसा है। क्या तुम्हारा ऐसा कर सकता है? रणवीर सिंघानिया मुस्कुराए। तुम पहले से ही दिव्यलोक स्तर पर हो, है ना? अभी अपनी पूरी शक्ति से मुझ पर हमला करने की कोशिश करो। ये सुनकर शौर्यदेव चौहान अपनी उपहास भरी मुस्कान रोक नहीं पाया। क्या तुम निश्चित हो? अगर मैं तुम्हें अपनी पूरी शक्ति से मारता हूं तो तुम मर जाओगे। रणवीर सिंघानिया ने उदासीनता से कहा, बस हमला करो। अगर मैं वाकई मर जाता हूं तो मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगा। यहाँ मौजूद हर कोई गवाह है। आर्या सिंह तुरंत चिंतित हो गई और रणवीर सिंघानिया को पुकारा, रणवीर सिंघानिया। लेकिन रणवीर सिंघानिया ने उसे चिंता न करने का आश्वासन देने के लिए देखा। शौर्यदेव चौहान के चेहरे पर तुरंत एक उत्साहित भाव आ गया। ये तुम अपनी मौत को दावत दे रहे हो? असभ्य होने के लिए मुझे दोष मत देना। बोलने के बाद मानो उसे डर हो कि रणवीर सिंघानिया पीछे हट जाएगा, उसने तुरंत अपने स्वर्ण केंद्र स्तर की पूरी शक्ति जुटा ली और रणवीर सिंघानिया पर पूरी शक्ति से हमला कर दिया। पूरा आंगन अचानक तेजी से बहती हवाओं से भर गया, क्योंकि भयानक शक्ति के उतार चढ़ाव ने चौहान राजवंश के लोगों को इसे बचने के लिए तेजी से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। क्या ये दिव्य लोक स्तर के किसी के पूरे बल का वार है? ये वाकई भयानक है। मुखिया वीरभद्र चौहान ने भौहें चढ़ाई, शौर्यदेव चौहान की ओर देखते हुए, और रणवीर सिंघानिया की सुरक्षा को लेकर चिंता किए बिना नहीं रह सके। शौर्यदेव चौहान का हमला रणवीर सिंघानिया तक पहुंचा और जैसे ही यह उसे लगने वाला था, रणवीर सिंघानिया के चारों ओर अचानक एक सुरक्षा कवच प्रकट हुआ जिसने शौर्यदेव चौहान के हमले को रोक दिया। इस सब के दौरान रणवीर सिंघानिया अपनी मूल जगह पर खड़े रहे, पूरी तरह से अछूते। शौर्यदेव चौहान ने अविश्वास में उस दृश्य को देखा और चिल्लाया, ये कैसे संभव है? तुमने ये कैसे किया? रणवीर सिंघानिया ने अपने हाथ में आत्मरक्षक जेड हिलाया। तुम्हारा हमला मेरे आत्मरक्षक जेड द्वारा पूरी तरह से रोक दिया गया था। और मुझे ये कहना चाहिए, यह आत्मरक्षक जेड सिर्फ एक बार दिव्यलोक का महागुरु के हमले को रोकने में सक्षम नहीं है। तुम्हारी शक्ति के स्तर के साथ तुम कितनी भी बार हमला करो, यह उन सभी को रोक सकता है। इसकी सुरक्षा को तोड़ने के लिए तुम्हें कम से कम दिव्यलोक का तृतीय स्तर की शक्ति की आवश्यकता होगी। क्या तुम्हें अब भी लगता है कि तुम्हारा दिव्य रत्न लॉकेट, जो केवल एक दिव्यलोक का महागुरु के हमले को रोक सकता है, प्रभावशाली है? इसके अलावा ये दिव्य रत्न 10 दिव्यलोक का महागुरु के पूरे बल के बराबर के हमलों को भी उजागर कर सकता था, जिसकी तुलना तुम्हारा टूटा हुआ दिव्य रत्न नहीं कर सकता था। उसने यह विचार नहीं बोले, क्योंकि यह एक ऐसा ब्रह्मास्त्र था जिसे रणवीर सिंघानिया ने आर्या सिंह के लिए छुपा कर रखा था, और इसे दूसरों के सामने उजागर करना ना समझी होती। शौर्यदेव चौहान के चेहरे पर गहरा सदमा दिखाई दिया। उसने बचपन से ऐसा प्रभावशाली वस्तु कभी नहीं देखा था। इसे पहले से ही उसके पिता द्वारा उल्लिखित एक शीर्ष श्रेणी की जादुई वस्तु माना जाता था। उसने जटिल आंखों से रणवीर सिंघानिया की ओर देखा और पूछा, तुम्हारे पास ऐसी प्रभावशाली वस्तु कैसे है? रणवीर सिंघानिया ने हल्के से जवाब दिया, क्या तुम्हें वाकई लगता है कि तुम ही एकमात्र हो जिसकी कोई पृष्ठभूमि है? ये सिर्फ एक झांसा था। अगर उसने यह मान लिया होता कि उसने यह वस्तु खुद बनाई है, तो शौर्यदेव चौहान शायद वापस जाकर अपने पिता को बुला लेता और रणवीर सिंघानिया मुसीबत में पड़ जाता। शौर्यदेव चौहान को अपने पिता के पास वापस जाने के विचार से रोकने के लिए रणवीर सिंघानिया ने एक पल के लिए विचार किया, फिर जोड़ा, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं, जो अपनी हर उपलब्धि को बढ़ावा देने के लिए अपने पिता का सहारा लेता है। केवल अक्षम ही मुसीबत का सामना करने पर अपने पिताओं को पुकारते हैं। मैं खुद पर भरोसा करता हूं।
शौर्यदेव चौहान ने अपने दांत पीसे। मैंने कभी अपने पिता पर भरोसा नहीं किया। मैंने अपने प्रयासों से दिव्य लोक स्तर हासिल किया और आर्या सिंह का पीछा करने में मैं पूरी तरह से अपनी सच्ची भावनाओं पर भरोसा कर रहा हूं और इसमें अपने पिता को बिल्कुल भी शामिल नहीं कर रहा हूं। रणवीर सिंघानिया ने मन ही मन उपहास किया, ये सोचते हुए कि इस लड़के के एकल विचार के कारण ये बहुत संभावना नहीं थी कि वह वापस जाकर अपने पिता को इस बारे में बताएगा। वह आत्मरक्षक जैद के साथ आर्या सिंह के पास गया और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम्हें ये पसंद है? आर्या सिंह ने खुशी खुशी सिर हिलाया, मुझे ये पसंद है। रणवीर सिंघानिया ने शौर्यदेव चौहान की ओर देखा, तुमने खुद देखा है, आर्या सिंह को मेरा दिया हुआ उपहार पसंद आया है। तुम मुझसे बस मुकाबला नहीं कर सकते, अब तुम जा सकते हो। शौर्यदेव चौहान का चेहरा क्रोध से भर गया था। अपने बिगड़े हुए जीवन में ऐसी हार का आदी नहीं था और रणवीर सिंघानिया का अपमानजनक रवैया उसे अविश्वसनीय रूप से परेशान कर रहा था। उसका गुस्सा उबल रहा था। उसने खुद को रोकने के लिए संघर्ष किया और रणवीर सिंघानिया पर चिल्लाया, मैं तुम्हें मार डालूंगा। फिर उसकी आभा तेज हो गई क्योंकि उसने रणवीर सिंघानिया पर हमला करने की तैयारी की। रणवीर सिंघानिया की आंखें ठंडी पड़ गईं और बिना किसी झिझक के उसने खड्गपोषण कुंभ निकाला। ठंडे प्रकाश की एक चमक निकली, पलक झपकते ही शौर्यदेव चौहान तक पहुंच गई। शौर्यदेव चौहान, जो अभी भी अपने गुस्से वाली अवस्था में फंसा था, अचानक अपने शरीर को घेरती हुई एक ठंडक महसूस की, जिसके बाद जानलेवा खतरे का एक झटका लगा जिसने उसे तुरंत होश में ला दिया। उसने उस उड़ने वाली खड्ग की ओर देखा जो उसके माथे तक पहुंच गई थी। दहशत के साथ उसका शरीर अनिश्चित रूप से कांप रहा था। उसे पहले से पता चल गया था कि अगर खड्ग उसके सिर से होकर गुजर गई होती तो उसके पास प्रतिरोध करने का कोई मौका नहीं होता। दूसरे शब्दों में, रणवीर सिंघानिया उसे अभी भी मार सकता था, लेकिन उसने संयम दिखाया था। क्या ये किस तरह की तकनीक है? उसने स्पष्ट रूप से स्वर्ण केंद्र स्तर संघनित नहीं किया है, तो वह ऐसी भयानक विधियां कैसे रख सकता है? शौर्यदेव चौहान के दिल की गहराई से डर की भावना उठने लगी। रणवीर सिंघानिया ने ठंडे स्वर में उसकी ओर देखा और पूछा, क्या तुम अब भी मुझे मारना चाहते हो? शौर्यदेव चौहान ने वास्तव में आज्ञाकारिता से सिर हिलाया। रणवीर सिंघानिया ने डांटा, दफा हो जाओ। शौर्यदेव चौहान ने रणवीर सिंघानिया की ओर एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ देखा। हार की एक प्रबल भावना उसके भीतर उमड़ रही थी। बचपन से ही शीर्ष प्रतिभाशाली के रूप में माने जाने वाले उसने कभी किसी के सामने घुटने नहीं टेके थे, लेकिन आज वह पूरी तरह से भयभीत था। वह रणवीर सिंघानिया के लिए कोई मुकाबला नहीं था जो उसे एक ही विचार से मार सकता था। रणवीर सिंघानिया उसके हृदय में एक अजय बाधा बन गया था और अगर वह इसे पार नहीं कर पाया तो उसकी शक्ति शायद कभी फिर से नहीं बढ़ेगी। अपने दांत पीसते हुए उसने हिम्मत बटोरी और कहा, घमंड मत करना, एक दिन मैं आज के अपमान का बदला लूंगा। बोलने के बाद वह मुड़ा और चला गया। चौहान राजवंश के सदस्य सभी हक्का बक्का रह गए। शौर्यदेव चौहान अचानक इतना डरपोक क्यों हो गया? ऐसा लगता है कि अभी अभी कुछ भी नहीं हुआ था। यहाँ क्या हो रहा है? क्या शौर्यदेव चौहान ने अभी अभी रणवीर सिंघानिया को मारने की बात नहीं कही थी? उसने ऐसा समझ से बाहर टिप्पणी छोड़कर क्यों चला गया? शौर्यदेव चौहान को जाते हुए देखकर रणवीर सिंघानिया ने भी राहत की सांस ली। उसने जानबूझकर दूसरे पक्ष को उकसाया था और फिर उसे डराने का अवसर लिया था। शौर्यदेव चौहान जैसे जिद्दी व्यक्ति को आर्या सिंह पर हार मानने के लिए मनाना बहुत मुश्किल था और जितना अधिक उसे हार मानने के लिए कहा जाता उतनी ही कम संभावना होती कि वह करेगा। इस स्थिति को हल करने का एकमात्र तरीका उसकी सोच को बदलना था। ये देखना मुश्किल नहीं था कि शौर्यदेव चौहान एक गर्वित व्यक्ति था। 30 साल की उम्र से पहले दिव्य लोक स्तर तक पहुंचने में सक्षम होने का मतलब था कि उसे अपने जीवन भर प्रशंसा मिली होगी और उसकी शक्ति निश्चित रूप से कुछ ऐसी थी जिस पर उसे गर्व था। उसे उकसाने और फिर उसे पूर्ण शक्ति से अभिभूत करने के बाद उसे जरूर लगा होगा कि उसका जीवन खतरे में है। एक बार जब उसकी शक्ति में उसका गर्व चुनौती दी गई तो यह निश्चित था कि उसका ध्यान आर्या सिंह से हट जाएगा। अब शौर्यदेव चौहान ने रणवीर सिंघानिया को पछाड़ने, बदला लेने के लिए उस पर कदम रखने को अपना पहला और सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य बनाया होगा। रणवीर सिंघानिया ने मन ही मन सोचा, उस लड़के ने अभी अभी एक क्रम्बलिंग साधना हृदय के लक्षण दिखाए थे। अगले कुछ समय के लिए वह शायद मुसीबत पैदा करने नहीं आएगा। उसने चौहान राजवंश के सदस्यों की ओर देखा। यहाँ और कुछ देखने के लिए नहीं है, हर कोई जा सकता है। फिर वह आर्या सिंह को कमरे में वापस ले गया और उसे विस्तार से समझाया कि आत्मरक्षक जैद का उपयोग कैसे करना है। अब जब आर्या सिंह की सुरक्षा सुनिश्चित हो गई है तो अगला कदम जल्द से जल्द स्वर्ण केंद्र स्तर तक पहुंचने का रास्ता खोजना है। शौर्यदेव चौहान की उपस्थिति ने रणवीर सिंघानिया पर काफी दबाव डाला था। हालांकि यह लड़का केवल प्रथम श्रेणी दिव्य लोक स्तर पर था, उसके पिता एक फॉर्मिडेबल व्यक्ति थे। आज जो कुछ हुआ उससे शौर्यदेव चौहान को कुछ समय के लिए स्थिर रहने की संभावना थी, लेकिन कोई भी यह गारंटी नहीं दे सकता था कि यह जिद्दी लड़का पूरी तरह से टूट नहीं जाएगा, लापरवाही से कार्य करेगा और बदला लेने के लिए अपने पिता को नहीं लाएगा। इसलिए रणवीर सिंघानिया को जल्द से जल्द प्रगति करनी थी। केवल जब उसकी शक्ति पर्याप्त होगी तभी उसे किसी भी संभावित खतरे का डर नहीं होगा। स्वर्ण केंद्र स्तर को संघनित करने के लिए न केवल इसे समर्थन देने के लिए बड़ी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, बल्कि नवगठित स्वर्ण केंद्र स्तर को पोषित करने के लिए ब्रह्मांड की शक्ति के साथ संबंध भी आवश्यक है। ताइशिया दोहरे कमल की सोलर पावर वाकई पर्याप्त शुद्ध है, लेकिन भेदन के बाद वे स्वर्ण केंद्र स्तर को पोषित नहीं कर सकते। मुझे इसे पोषित करने के लिए अपने दम पर ब्रह्मांड की शक्ति को अवशोषित करने की आवश्यकता है, जो बहुत धीमा है। साधना लोक में दिव्य भूमंडलीय रत्न में स्वर्ण केंद्र स्तर को संघनित करने के लिए सबसे उपयुक्त भूधाराएं हैं। एक भूधारा की शक्ति भेदन में सहायता कर सकती है और इसमें ब्रह्मांड की प्रचुर शक्ति होती है, जो नवगठित स्वर्ण केंद्र स्तर को पोषित करने के लिए एकदम सही है। इंद्रप्रस्थ सभी दिशाओं से भाग्य को आकर्षित करता है, इसलिए यहाँ कुछ भूधाराएं होनी चाहिए। देखते हैं कि क्या मैं अपने भेदन के लिए एक का उपयोग कर सकता हूँ। शाम को रणवीर सिंघानिया ने एक दिशा यंत्र, पीला ताबीज पत्र, स्याही पात्र, काले मुर्गे का रक्त और भूधारा की तलाश के लिए विभिन्न अन्य सामग्री इकट्ठा की। उसने स्याही पात्र का उपयोग करके जमीन पर एक जटिल पैटर्न बनाया, फिर काले मुर्गे के रक्त का उपयोग करके एक ताबीज बनाया जिसे उसने दिशा यंत्र पर रखा। पैटर्न के केंद्र में खड़े होकर उसने हल्की आवाज में चिल्लाया, दिशा यंत्र पर पीला ताबीज पत्र प्रज्वलित हो गया और उसने पैटर्न के नीचे बड़ी मात्रा में आत्मिक शक्ति प्रवाहित की। पैटर्न ने तुरंत एक उज्ज्वल प्रकाश उत्सर्जित किया और अजीब शक्तियां बाहर की ओर फैल गईं, आसपास की भूधाराओं की तलाश शुरू कर दी। कुछ ही देर में रणवीर सिंघानिया के हाथ में दिशा यंत्र हिलने लगा। थोड़ी देर बाद पीला ताबीज पत्र जल गया। रणवीर सिंघानिया ने अपनी आंखें खोली, पैटर्न से बाहर निकले और उस गुप्त विद्या का उपयोग करके उसे मिली जगह के लिए नक्शे की तलाश करने के लिए अपना मोबाइल फोन जल्दी से निकाला। उसने मिली भूधारा के सटीक स्थान को तुरंत इंगित किया। सौभाग्य पथ संख्या 81। रणवीर सिंघानिया ने उस स्थान को नोट किया और जल्दी से ऑनलाइन खोज की।
उसने पाया कि वह जगह एक निजी हवेली थी जो दुनिया के सबसे उन्नत सुरक्षा प्रणाली से सुसज्जित थी और हवेली के अंदर कई सुरक्षाकर्मी गश्त पर थे। हालांकि सुरक्षा प्रणाली मेरे लिए कुछ भी नहीं है, भूधारा को लेने की कोशिश करने से वाकई एक महत्वपूर्ण गड़बड़ी होगी, और अगर वे सुरक्षाकर्मी हस्तक्षेप करने आते हैं तो कोई भी गलती भूधारा को नुकसान पहुंचा सकती है। मुझे क्या करना चाहिए? रणवीर सिंघानिया विचार कर रहा था, तभी अचानक उसका मोबाइल फोन बजा। उसने स्क्रीन पर देखा तो वह शिन्याओं का संदेश था। तुम कमीने, तुम अचानक कहाँ गायब हो गए? क्या ऐसा हो सकता है कि तुम चिंगचिंग के साथ भाग गए हो? कल आचार्य रणवीर के प्रशंसकों का मिलन समारोह है और तुम्हें आचार्य रणवीर कितने अद्भुत हैं इसकी गहराई से सराहना करने देने के लिए मैंने तुम्हें भाग लेने के लिए आमंत्रित करने की योजना बनाई है। ये सौभाग्य पथ संख्या 81 पर है। जब तक तुम आते हो मैं तुम्हें आचार्य रणवीर की निश्चित रूप से प्रशंसा कराऊंगी। बेशक अगर तुम बहुत डरते हो तो इसे भूल जाओ। रणवीर सिंघानिया की आंखें चमक उठी जब उन्होंने 81 प्रगति पथ शब्द देखे। वह इस निजी हवेली में घुसने की चिंता कर रहे थे, लेकिन अप्रत्याशित रूप से यह पता चला कि अनामिका का नेटवर्किंग कार्यक्रम यहीं आयोजित किया जा रहा था। अगर वे इस हवेली में नेटवर्किंग कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि उनके पास इसका उपयोग करने का अधिकार है। जब समय आएगा तो मैं अनामिका से बात करूंगा और पूछूंगा कि क्या मैं एक रात हवेली में रुक सकता हूं। शायद वह सुरक्षा कर्मचारियों को भी सूचित कर सके। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, उन्होंने सोचा। इस योजना को मन में रखते हुए उन्होंने अनामिका को जवाब दिया, ठीक है, मैं कल आऊंगा। नागधारा के बारे में एक सुराग मिलने के बाद रणवीर सिंघानिया अच्छे मूड में थे और आर्या सिंह के कमरे में गए। उस क्षण आर्या सिंह अपनी प्राण साधना का अभ्यास कर रही थी। रणवीर सिंघानिया द्वारा दिए गए दिव्य रत्न ताबीज के साथ उनकी साधना की गति अविश्वसनीय रूप से तेज थी। जब रणवीर सिंघानिया ने पहली बार शुरुआत की थी उससे कहीं अधिक तेज। रणवीर सिंघानिया को आते देख आर्या ने ठंडे चेहरे से कहा, तुम्हें क्या चाहिए? रणवीर सिंघानिया ने अपना गला साफ किया, आर्या, तुम्हें आज तबीयत खराब महसूस नहीं होनी चाहिए, है ना? आर्या सिंह ने तुरंत उन्हें घूर कर देखा। बदमाश, तुम्हारे मन में अब हमेशा ऐसे विचार क्यों आते हैं? क्या तुम्हें थोड़ा भी खुद को रोकना नहीं आता? रणवीर सिंघानिया का चेहरा शर्म से लाल हो गया और उन्होंने मोटी चमड़ी वाले अंदाज में कहा, वास्तव में मैं बस तुम्हारे लिए कुछ चिंता दिखाना चाहता था और कुछ नहीं। आर्या सिंह ने ठंडी सांस ली। क्या तुम्हें लगता है कि मैं मूर्ख हूँ? मैं तुम्हें सीधे देख सकती हूँ। रणवीर सिंघानिया मूर्खता से मुस्कुराए। वास्तव में मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे करीब रहना चाहता हूँ। मैं पहले ऐसा नहीं था, लेकिन किसी तरह इंद्रप्रस्थ आने और तुम्हें देखने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ है। उन्होंने अपने अनुमान लगाए, यह महसूस करते हुए कि यह उनकी काया और इस तथ्य के कारण हो सकता है कि आर्या सिंह ने प्राण साधना शुरू कर दी थी, जिससे उनके बीच आकर्षण बहुत मजबूत हो गया था। आर्या सिंह ने अपनी आंखें घुमाई। चले जाओ, मुझे अब अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित करना होगा। एक बार जब मैं तुम्हारे जैसी गुरु बन जाऊंगी तो मुझे अब अपनी नियति के दूसरों द्वारा नियंत्रित होने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। पिछले अनुभवों ने आर्या को अपनी ताकत के महत्व का एहसास कराया। उन्हें पहले शक्तिशाली बनने का अवसर नहीं मिला था और उन्हें अपने परिवार की व्यवस्थाओं का पालन करना पड़ता था, लेकिन अब हालात अलग थे। रणवीर सिंघानिया ने उन्हें मजबूत बनने का मौका दिया था और उन्हें निश्चित रूप से इसे मजबूती से पकड़ना था। इसके अलावा रणवीर सिंघानिया के अब इतने शक्तिशाली होने और भविष्य में अकल्पनीय उपलब्धियों के उनके इंतजार में होने के कारण उन्हें संकट का स्पष्ट आभास हुआ। वह भविष्य में सिर्फ एक सुंदर चेहरे के रूप में नहीं जानी जाना चाहती थी, इसलिए रणवीर सिंघानिया जैसे गुरु बनना सबसे अच्छा विकल्प था। इन कारणों के अलावा एक ऐसा कारण भी था जिसके बारे में वह बात नहीं कर सकती थी। रणवीर सिंघानिया के साथ द्वंद्व साधना के बाद से, जिसने उन्हें अचानक प्राण साधना के तीसरे स्तर पर पहुंचा दिया था, उन्हें हमेशा अपने अंदर कुछ गहरा महसूस होता था जो उन्हें बुला रहा था। ये सनसनी बहुत मायावी थी, लेकिन यह निश्चित रूप से वास्तविक थी। वह महसूस कर सकती थी कि कोई या कुछ उन्हें ढूंढ रहा था। यह एक सहज चेतावनी थी। ये चेतावनी हमेशा से थी, लेकिन जब वह सिर्फ एक साधारण व्यक्ति थी तो वह इसे पहचान नहीं पाती थी। प्राण साधना के मार्ग पर चलने के बाद ही चेतावनी तीव्र हुई। इस चेतावनी के कारण होने वाली बेचैनी ने उन्हें परेशान कर दिया। वह नहीं जानती थी कि कौन या क्या उन्हें ढूंढ रहा था और किस उद्देश्य से। इसलिए उन्हें अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी, ताकि जब समय आए तो वह निहत्था न रह जाए। उन्होंने रणवीर सिंघानिया को इस भावना के बारे में बताने की योजना नहीं बनाई थी, क्योंकि यह सिर्फ एक मायावी सनसनी थी और इसका उल्लेख करने से उन्हें केवल चिंता होगी। ये देखकर कि आर्या सिंह को कोई दिलचस्पी नहीं थी, रणवीर सिंघानिया के पास विषय छोड़ने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। फिर उन्होंने पूछा, वैसे मैं कल एक नेटवर्किंग कार्यक्रम में जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगी? आर्या सिंह ने जवाब दिया, मुझे अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित करना है। रणवीर सिंघानिया ने अपने कंधे उचकाए। ठीक है, फिर वह मुड़े और बगल के कमरे में वापस चले गए। अगले दिन रणवीर सिंघानिया ने 81 प्रगति पथ के लिए एक टैक्सी ली। जैसे ही वह टैक्सी से उतरे, एक आधुनिक शैली की हवेली दिखाई दी। इस हवेली का आकार चौहान हवेली से कम नहीं था। कोई भी देख सकता था कि विला के अलावा वहाँ लॉन, बगीचे, स्विमिंग पूल और अन्य सुविधाएं थी जिनका आम लोग केवल सपना देख सकते थे। उस समय सूट पहने कुछ सुरक्षाकर्मी हवेली के चारों ओर गश्त कर रहे थे। हर जगह लगे कैमरे आगे पीछे घूम रहे थे, हवेली के आसपास की निगरानी कर रहे थे। ये कहना सुरक्षित था कि अगर एक मक्खी भी उस जगह में घुस जाती तो अंदर के लोगों को तुरंत पता चल जाता। हालांकि हवेली मूल्यवान है, सुरक्षा उपाय थोड़े ज्यादा लगते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि अंदर खजाने छिपे हों? रणवीर सिंघानिया खुद से बड़बड़ाए और हवेली के गेट पर पहुंचे। इस समय प्रवेश द्वार पर कुछ कारें खड़ी थीं, जिनमें से सभी लाखों की लग्जरी गाड़ियां थीं। गेट पर कई युवा लोग इंतजार कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वे सभी सामाजिक समारोह में शामिल होने आए थे। इनमें से प्रत्येक युवा व्यक्ति ने लग्जरी ब्रांड पहने हुए थे, जिनके विस्तृत परिधानों से उच्च वर्ग की आभा झलक रही थी। इन लोगों को देखकर रणवीर सिंघानिया अंदर ही अंदर आलोचना किए बिना नहीं रह सके। मेरे सभी प्रशंसक अमीर परिवारों के बच्चे क्यों हैं? यह आम जनता से बहुत दूर है। उन्होंने भीड़ पर नजर डाली, लेकिन अनामिका की आकृति नहीं दिखी। वह जाहिर तौर पर अभी तक नहीं आई थी। इसलिए वह आगे बढ़े और अमीर दूसरी पीढ़ी के बच्चों के साथ इंतजार करने लगे। क्योंकि उनके कपड़े अमीर युवाओं की तुलना में बहुत बेमिल थे, उन्होंने काफी ध्यान आकर्षित किया। इसी क्षण एक लड़की, जो एक काले लोकट, शरीर से चिपकी हुई छोटी कुर्ती और ऊंची एड़ी के जूते पहने हुए थी, जिसके लंबे बाल थे और चेहरे पर प्लास्टिक सर्जरी के निशान थे, रणवीर सिंघानिया के पास आए और आदेश दिया, मैंने गलती से अपने ऊंची एड़ी के जूते से च्यूइंग गम पर पैर रख दिया, मेरे लिए उसे साफ कर दो। रणवीर सिंघानिया ने लड़की पर एक नजर डाली और सोचा, तुम्हारे ऊंची एड़ी के जूते का च्यूइंग गम पर पैर रखने का मुझसे क्या लेना देना है? और उन्होंने मना करते हुए कहा, ओह, क्या तुम इसे खुद साफ नहीं कर सकती? लड़की की आंखें तुरंत फैल गईं, तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो?
तुम एक घटिया सफाईकर्मी, मुझसे अपने ऊंची एड़ी के जूते साफ करने के लिए कहने में क्या गलत है? हर किसी ने मुड़कर देखा। रणवीर सिंघानिया निरुत्तर थे। मैं सफाईकर्मी नहीं हूँ, मैं यहाँ सामाजिक समारोह में शामिल होने आया हूँ। इसके अलावा भले ही मैं चपरासी होता, मुझे तुम्हारे ऊंची एड़ी के जूते से च्यूइंग गम साफ करने की कोई बाध्यता नहीं है। लड़की ने रणवीर सिंघानिया को ऊपर से नीचे तक तिरस्कार भरी नजर से देखा। तुम यहाँ सामाजिक समारोह में शामिल होने आए हो? क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुम अपने इस हारे हुए रूप के साथ आचार्य रणवीर के प्रशंसक हो सकते हो? क्या तुम हमारे सामाजिक समारोह का स्तर नहीं गिरा रहे हो? रणवीर सिंघानिया क्रोध से हंसे। क्या अब आचार्य रणवीर का प्रशंसक होने की कोई सीमा है? ये किसने तय किया? आचार्य रणवीर ने खुद। लड़की ने ठंडी सांस ली। बेशक एक सीमा है। कम से कम आचार्य रणवीर के प्रशंसक तुम्हारे जैसे गरीब दिखने वाले हारे हुए व्यक्ति नहीं हो सकते। भले ही तुम सफाईकर्मी न हो, मुझसे अपने ऊंची एड़ी के जूते से च्यूइंग गम साफ करने के लिए कहने में क्या गलत है? मैंने ये ऊंची एड़ी के जूते 80,000 से ज्यादा में खरीदे थे। तुम्हें उन्हें साफ करने के लिए कहना तुम्हें सम्मान देना है। तभी एक आदमी आया और बोला, मानवी, इस तरह के व्यक्ति के साथ बहस करने के लिए खुद को नीचा मत दिखाओ। उस जैसे लोग ऐसे विशिष्ट प्रकार के होते हैं जिनके पास कोई क्षमता या पृष्ठभूमि नहीं होती और जो फिर भी खुद को बहुत ज्यादा समझते हैं। उससे बहस करना अपमानजनक है और अगर आचार्य रणवीर को पता चला तो वह शायद हम पर हंसेंगे भी। मानवी अप्रसन्न दिखी। आम लोगों की नज़रों में एक गौरी, अमीर और खूबसूरत लड़की के रूप में जिसके अधीन कई चापलूस थे, उसे हमेशा लगता था कि इन हारे हुए आदमियों को पूरी तरह से उसकी बात सुननी चाहिए और वह जो भी उनसे कहे वह करना चाहिए। फिर भी आज उसे आश्चर्य हुआ, उसे किसी ऐसे व्यक्ति से सामना हुआ जो असहयोगी था। वह अपना अभिमान नहीं बचा सकी। रणवीर सिंघानिया को घूरते हुए उसने कहा, तुम अभी मेरे ऊंची एड़ी के जूते साफ करो और मुझसे माफी मांगो। मैं तुम्हें बाद में अंदर आकर हमें चाय और पानी पिलाने की अनुमति दे सकती हूँ। अन्यथा इस गेट में घुसने के बारे में सोचना भी मत। लेकिन रणवीर सिंघानिया ने बस उदासीनता से जवाब दिया, दफा हो जाओ। आज की कहानी आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही शानदार और दिलचस्प कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ मिस्टिक स्टोरी हब चैनल पर।